हाय देयर। आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करवाई जाएगी और इसके अंदर लेसन नंबर 23 से लेकर 45 तक कवर करवाए जाएंगे। तो पहला लेसन है आज की इस वीडियो का, लेसन नंबर 23। इसके अंदर सबसे पहले है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग जो है वो फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। इनफॉर्मल एक ऐसी प्लानिंग होती है जिसमें कुछ भी लिखा नहीं जाता, गोल्स रिटन डाउन नहीं होते और इसके अलावा गोल्स को दूसरों के साथ शेयर नहीं किया जाता और इसके अलावा जनरल होती है और लैक करती है कॉन्टीन्यूटी के अंदर। और इसके अलावा फॉर्मल प्लानिंग होती है। फॉर्मल प्लानिंग ऐसी होती है जिसके अंदर लिखा जाता है, रिटन डाउन होती है और गोल्स जो है इसके अंदर स्पेसिफिक होने चाहिए और स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज के कैसे जो है वो अचीव किया जाएगा गोल्स को। सो हाउ डू मैनेजर्स प्लान। सो अप्रोचेस हैं प्लानिंग की। सो ट्रेडिशनल अप्रोच है जो कि टॉप डाउन है, जो जिसमें क्या होता है कि टॉप मैनेजर्स जो है वो प्लान करते हैं। इसके अलावा फॉर्मल प्लानिंग डिपार्टमेंट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं जिनकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मदद करें लिखने में ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। सो इंक्लूसिव अप्रोच होती है। इसके अलावा इंक्लूसिव अप्रोच के अंदर क्या होता है कि तमाम एम्प्लॉय जो हर लेवल के ऊपर होते हैं उनको शामिल किया जाता है। सो हर एम्प्लॉय जो है वो डेवलप करता है प्लान जो सूट करता है उनकी नीड को और उसके बाद फिर वो अप्रूवल लेते हैं। सो एम्प्लॉय अपनी नीड के मुताबिक प्लान डेवलप करते हैं और फिर वो अप्रूवल लेते हैं। सो प्लानिंग प्रोसेस। सो द प्लानिंग प्रोसेस है, सो सेट किया जाता है गोल को, डेवलप किया जाता है प्लान को एंड दीज प्लान शुड हेल्प यू लीड to goal attainment और and the results जो है वो results will increase, these results will increase efficiency and effectiveness of the organization. So now the steps in goal setting. So step में पहला स्टेप क्या है कि रिव्यू करना ऑर्गेनाइजेशन मिशन को और फिर इवेल्यूएट करना कि क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके अलावा डिटरमाइन करना गोल को इंडिविजुअली भी और इंक्लूसिवली भी, यानी कि दूसरों से इनपुट लेकर। और गोल्स जो है वो कॉन्जरेंट होना चाहिए, यानी कि मुताबिकत होनी चाहिए। और इसके अलावा रिटन डाउन लिखा जाए, गोल्स को कम्युनिकेट किया जाए उन तमाम लोगों से जिनको जानने की ज़रूरत है। और छठा ये कि रिव्यू किया जाए रिजल्ट को और देखा जाए कि क्या गोल जो है वो पूरे हो रहे हैं। नाउ द मिशन। अब मिशन क्या है, पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का। मिशन जो है वो डायरेक्शन देता है और एग्जिस्ट करने का मकसद है। उसके अलावा है गोल। गोल जो है वो गोल जो है वो फ्यूचर टारगेट या एंड रिजल्ट होते हैं। और इसके अलावा प्लान्स। सो प्लान्स क्या है, मीन्स है। मीन्स मुराद मेथड टू रीच दी गोल। सो प्लानिंग प्रोसेस अब आपके सामने है जिसमें सबसे पहले जो है वो मिशन होता है और गोल्स होते हैं। फिर गोल जो है वो ड्राइव होते हैं मिशन से और फिर प्लान्स आते हैं और गोल अटेनमेंट। सो मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट जो है वो अनरिटन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लाजमी लिखा हुआ हो, लेकिन जितने भी रिलेटेड लोग हैं उनको जानना चाहिए। अगर मिशन स्टेटमेंट लिखा हुआ भी नहीं हो, रिलेटेड लोगों को भी नहीं पता, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। लेकिन लिखा हुआ ना हो तब भी चलेगा, लेकिन रिलेटेड लोगों को पता होना चाहिए। सो बेनिफिट्स ऑफ गोल्स। गोल्स के क्या फ़ायदे होते हैं। एक तो परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, क्लैरिफाई करता है एक्सपेक्टेशन को कि क्या एक्सपेक्टेड है और ये हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है कंट्रोल को और इंक्रीज़ करता है मोटिवेशन को। नाउ द लेवल्स ऑफ गोल्स को अगर हम देखें तो टॉप मैनेजर के स्ट्रेटेजिक गोल स्ट्रेटेजिक प्लान, मिडिल मैनेजर के टैक्टिकल गोल टैक्टिकल प्लान और फर्स्ट लेवल मैनेजर के ऑपरेशनल गोल एंड दी ऑपरेशन प्लान। सो नाउ दी गोल्स एंड की परफॉर्मेंस की एस्पेक्ट। इसके अंदर गोल कंटेंट है, गोल कमिटमेंट है, वर्क बिहेवियर है, अदर प्रोसेस कंपोनेंट है, पॉसिबल प्रॉब्लम्स है। अब एक एक करके देखते हैं। सो गोल कंटेंट के अंदर गोल जो है वो चैलेंजिंग स्पेसिफिक होने चाहिए, यानी कि चैलेंजिंग स्मार्ट होना चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट और टाइम रिलेटेड। अभी अगले लेसन में इसकी डिटेल आएगी कि ये सब क्या है। और गोल कमिटमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस बाय किससे इन्फ्लुएंस होता है, ये सुपरवाइजरी अथॉरिटी, पीयर और पब्लिक प्रेशर, इसके अलावा पब्लिक डिस्प्ले और जो एक्सपेक्टेशन है सक्सेस की, और इसके अलावा इंसेंटिव्स और रिवार्ड और पार्टिसिपेशन से। और गोल और कमिटमेंट जो है वो अफेक्ट करती है वर्क बिहेवियर को और उसके अंदर जो है वो डायरेक्शन है, यानी कि क्या वर्क जो है वो सही डायरेक्शन में है। और एफोर्ट, क्या वर्क जो है इज़ द वर्क बीइंग प्रोड्यूस विद राइट एफोर्ट, क्या सही एफोर्ट के साथ है। और आई हैव टू बी परसिस्टेंट और इसके अलावा प्लानिंग। और जॉब प्रोसेस कंपोनेंट अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को। इसके अंदर जॉब की नॉलेज और एबिलिटी है और टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी है और सिचुएशनल कंस्टेंट से मुराद रुकावट। और जो पॉसिबल प्रॉब्लम होती है गोल्स के साथ वो हो जाती है एक्सेसिव रिस्क, यानी कि लॉट ऑफ रिस्क, एक्सेसिव रिस्क टेकिंग, यानी कि लॉट ऑफ रिस्क। एक्सेसिव रिस्क की बात होती है तो लॉट ऑफ रिस्क
और इंक्रीज होना स्ट्रेस का, अंडरमाइन होना सेल्फ कॉन्फिडेंस, इग्नोर करना नन गोल एरिया को, एक्सेसिव शॉर्ट रन थिंकिंग और इसके अलावा डिसऑनेस्टी और चीटिंग। तो ये हुआ लेसन नंबर 23। नाउ द लेसन नंबर 24, इसके अंदर सबसे पहले है सेटिंग गोल्स। गोल्स जो है वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट जो है ये एब्रीविएशन है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइमली की। सो स्पेसिफिक का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे कि उन्होंने बीबीए करना है या बीकॉम करना है, सो दोनों में से कोई एक चीज़ करनी है, ये स्पेसिफिक हो गया। मेजरेबल हो जैसे यानी कि 50 क्रेडिट आवर्स अर्न करने हैं 2 ईयर्स के अंदर, और अटेनेबल हो यानी कि पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल ना हो, जैसे कि कोई ये चाहे कि 4 ईयर्स की डिग्री को जो है वो 2 ईयर्स में कर लिया जाए, तो ऐसा पाकिस्तान के अंदर पॉसिबल नहीं है, पाकिस्तान से बाहर तो हो सकता है। उसके बाद फिर रियलिस्टिक, और यानी कि एक्सेप्ट किया जाए रियलिटी को जहन में रखा जाए, और टाइमली सम्राट देयर इज टाइम बाउंड। सो डेवलपिंग कमिटमेंट टू गोल्स, सो द डिटर्मिनेशन टू अचीव अ गोल इंक्रीज बाय, कैसे सेट किया जाए गोल्स को? पार्टिसिपेशन के जरिए। गोल्स को रीजनेबल बनाया जाए, गोल को पब्लिक बनाया जाए, पब्लिक को भी पता हो आपके गोल के बारे में, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स को पता हो, क्योंकि अगर उनको पता होगा तो फिर आपको सपोर्ट भी मिलेगी। अब आप जो डिग्री कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, अगर किसी को पता ही नहीं है तो फिर आपको काफ़ी ट्रबल का सामना करना पड़ सकता है। वो आपको हो सकता है ये समझे कि आपके पास काफ़ी टाइम है। और इसके अलावा ऑब्टेनिंग टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, टॉप मैनेजमेंट की जो सपोर्ट है वो हासिल की जाए, यानी कि आपसे ऊपर लेवल का जो भी है, आपका बॉस वगैरह जो भी है आपसे ऊपर लेवल का, उसकी सपोर्ट हासिल की जाए। उसके बाद में लेवल्स ऑफ गोल्स एंड प्लान, तो 3 तरह के लेवल्स पाए जाते हैं। ऑपरेशनल सबसे नीचे, उससे ऊपर आता है टैक्टिकल, और फिर सबसे ऊपर आता है स्ट्रेटेजिक। सो ऑपरेशनल जो है शॉर्ट टर्म, टैक्टिकल इंटरमीडिएट और स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज। सो हाउ टू मेक अ प्लान दैट वर्क्स, तो कैसे एक प्लान बनाया जाए जो कि काम भी करे। तो सबसे पहले जो है वो सेट किया जाए गोल्स को, डेवलप किया जाए कमिटमेंट को, क्योंकि कमिटमेंट के बगैर चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। उसके बाद फिर डेवलप किया जाए इफेक्टिव एक्शन प्लान को, और एक्शन प्लान के अंदर स्पेसिफिक स्टेप्स होना चाहिए, जैसे कि मैं जो है वो 5 कोर्सेज लूँगा पहले सेमेस्टर के अंदर, और ट्रैक किया जाए प्रोग्रेस को कि क्या गोल जो है वो अचीव हुआ, और आखिर में जो है फिर मेंटेन किया जाए फ्लेक्सिबिलिटी को प्लानिंग के अंदर। सो डेवलपिंग इफेक्टिव एक्शन प्लान, सो एन एक्शन प्लान लिस्ट, इसके अंदर स्पेसिफिक स्टेप्स शामिल हैं और पीपल कौन से लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं, यानी कि अगर स्टूडेंट की बात करें तो हु आर योर टीचर, और इसके अलावा रिसोर्सेज और टाइम पीरियड समझा, जैसे कि डिग्री कंप्लीशन का टाइम पीरियड। स्टार्टिंग एट द टॉप, स्ट्रेटेजिक प्लान, सो स्ट्रेटेजिक प्लान जो होता है वो क्लैरिफाई करता है कि कंपनी जो है वो कैसे सर्व करेगी कस्टमर्स को और पोजीशन को अपनी कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट। और इसके अलावा विजन जो होता है ये डिस्क्राइब करता है कि व्हाट दी ऑर्गेनाइजेशन होप्स टू बिकम इन द फ्यूचर, क्या फ्यूचर के अंदर जो है वो बनने की होप करती है एक ऑर्गेनाइजेशन। और मिशन सम्राट जो है वो है कोर पर्पस एक ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का। सो एक कॉर्पोरेशन मिशन आपके सामने मौजूद है, टू प्रोवाइड सोसाइटी को प्रोवाइड करना क्या सुपीरियर प्रोडक्ट और सर्विस डेवलप करते हुए इनोवेशन और सोल्यूशन जो कि इंप्रूव करे क्वालिटी ऑफ लाइफ और सेटिस्फाई करे कस्टमर नीड्स को, और प्रोवाइड किया जाए एम्प्लॉय को मीनिंगफुल वर्क भी और एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, और इन्वेस्टर को सुपीरियर रेट ऑफ रिटर्न। सो बैंडिंग इन दी मिडिल, सो मिडिल की बात हो रही है। सो टैक्टिकल प्लान जो है वो मिडिल में आता है, सबसे नीचे ऑपरेशनल, फिर टैक्टिकल और फिर स्ट्रेटेजिक। और ये स्पेसिफाई करता है टैक्टिकल प्लान के कैसे कंपनी जो वो यूज़ करेगी रिसोर्सेज, बजट और लोगों को, ताकि अकम्प्लिश किया जा सके गोल्स को। और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है ये एक अच्छा मैकेनिज्म है टैक्टिकल गोल्स और प्लान के लिए। उसके बाद फिर फिनिशिंग एट दी बॉटम पे आता है, बॉटम पे जो है वो ऑपरेशनल प्लान आ जाता है। ऑपरेशनल प्लान जो है वो डे टू डे प्लान होता है प्रोड्यूस करने के लिए, डिलीवर करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विस। नाउ द रेकरिंग यूज, इसके अंदर सिंगल यूज है और स्टैंडिंग प्लान होते हैं। आप देखते हैं काउंट्स ऑफ ऑपरेशनल प्लान, जिसमें सिंगल यूज प्लान है, वन टाइम सिचुएशंस इन बिजनेस, यानी कि वन टाइम सिचुएशन इन बिजनेस। और इसके अलावा स्टैंडिंग प्लान्स हैं। स्टैंडिंग प्लान्स जो होते हैं ये दैट इज इंटेंडेड टू बी यूज मैनी टाइम्स के लिए, कई बार के लिए। और इसकी जो काइंड्स है उसके अंदर पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके अलावा बजटिंग है। बजटिंग जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए एक प्लान बनाया जाता है स्पेंड करने के लिए मनी को, पैसे को। उसके बाद फिर स्पेशल पर्पस प्लान, सो आप उनको चेंज कर सकते हैं और अगर कोई कॉन्टीजेंसी हुई सो वी विल यूज़ दिस प्लान। और इसके अलावा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में स्पेशल पर्पस प्लान को भी यूज़ किया जा सकता है। नाउ दी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, सो ये जो है पर्सनल मैनेजमेंट टेक्निक है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ और मैनेजर जो है वो आपस में मिलकर काम करते हैं सेट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए गोल्स को स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सो स्टेप्स क्या है? एमबीओ प्रोसेस में डेवलप किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, एस्टेब्लिश किया जाता है स्पेसिफिक गोल्स को डिपार्टमेंट्स के लिए, फॉर्मुलेट किया जाता है एक्शन प्लान को, इंप्लीमेंट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है सेल्फ कंट्रोल को,
रिव्यू किया जाता है प्रोग्रेस को पीरियडिकली और अप्रेज किया जाता है परफॉर्मेंस को। अप्रेज से मुराद इवेल्युएट, एस्टिमेट या असेस वगैरह। सो इसकी स्ट्रेंथ क्या है एमबीओ की? ये क्या करता है, लिंक करता है गोल्स को और प्लान्स को, क्लैरिफाई करता है प्रायोरिटीज़ को और एक्सपेक्टेशन को, फोस्टर करता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन यानी इनकरेज करता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, और इसके अलावा ये मदद करता है मोटिवेट रखने में हर किसी को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद फिर वीकनेसेस, इसकी क्या वीकनेसेस होती हैं? सो इसके लिए ज़रूरी होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, और इसके लिए ज़रूरी होती है जो ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर है वो ज़रूरी होती है, और इसको मिसयूज़ भी किया जा सकता है। और यहाँ पे जो है वो जो डोमिनेंस रिस्क होता है डोमिनेंस ऑफ क्वांटिटेटिव गोल्स, यानी कि जो फोकस होता है वो क्वांटिफिकेशन के ऊपर हो जाता है क्वालिटी के मुकाबले में। सो क्वांटिफिकेशन भी अच्छा है लेकिन क्वालिटी भी होनी चाहिए, सिर्फ क्वांटिफिकेशन के ऊपर फोकस नहीं होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव के ऊपर नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्वालिटेटिव के ऊपर भी होनी चाहिए। लेसन नंबर 25 इसके अंदर है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है क्या? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो फॉर्मुलेशन है और इम्प्लीमेंटेशन है मेजर ऑब्जेक्टिव्स और प्रोजेक्ट की। ये जो है वो लॉन्ग रन प्लानिंग होती है। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है और लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी है। अब एक एक करके देखते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का जो प्राइमरी पर्पस होता है वो ये होता है कि हेल्प किया जाए ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने में सस्टेनेबल स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर। सो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई किया जाए मिशन और गोल्स को, कि आपका मिशन क्या है और व्हाट गोल्स डू यू हैव, और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव सिचुएशन का एनालिसिस करना कि कॉम्पिटिटर्स कौन है आपके और उनकी सिचुएशन क्या है, और उसके बाद फिर डेवलप करना, फॉर्मुलेट करना स्ट्रेटजीज को ताकि अचीव किया जाए जो आइडेंटिफाइड गोल्स हैं उनको। सो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि टर्न किया जाता है स्ट्रेटेजिक प्लान को एक्शन के अंदर। प्लान बन गया, प्लान बनने के बाद उतना ही उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। सो इम्प्लीमेंट किया जाता है प्लान को, और इसके अलावा कंट्रोल मॉनिटर किया जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, यानी कि देखा जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान को। सो इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जब होता है कंपनी के पास, तो कंपनी जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है बेटर गुड्स को, प्रोड्यूस कर सकती है बेटर, या फिर डिलीवर कर सकती है अपनी सर्विसेज को बेटर अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में। और ये प्रोवाइड करता है सेंस जो है वो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन की ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स के लिए, और ये हाईलाइट करता है नीड जो है वो इनोवेशन के लिए, क्योंकि इनोवेशन जब कंपनी कोई नहीं करती तो कंपनी जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। और इसके अलावा ये द प्रोसेस इन्वॉल्व मेंबर और फॉस्टर करता है ये यानी एनकरेज करता है अंडरस्टैंडिंग जो है वो गोल्स की और या फिर स्ट्रेटजी की। सो इम्पोर्टेंस क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको बताया गया था कि कंपनी जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है गुड्स को बेटर या फिर सर्विसेज को डिलीवर कर सकती है बेटर अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में, और सपोर्ट करता है इनोवेशन को। इनोवेशन नहीं होता तो कंपनी जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। सो ये मदद करता है कंपनी को इनोवेशन के अंदर, सपोर्ट करता है ये। इट हेल्प्स यू टू मेक कंपनी इनोवेटिव और डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो यू विल गेट द डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अलावा बिल्ड मैनेजर्स कमिटमेंट, इट बिल्ड्स कमिटमेंट अमंग द पीपल हु वर्क देयर। ये बिल्ड करता है कमिटमेंट लोगों के दरमियान जो काम करते हैं। तो ये हुआ लेसन यहाँ पर ये वाला कंप्लीट। लेसन 26 इसके अंदर सबसे पहले है व्हाट वुड यू डू। सपोज करें कि आप जो है वो हेड हैं एक फर्नीचर कंपनी के, और फर्नीचर इंडस्ट्री जो है वो हाईली फ्रैगमेंटेड है, यानी कि जो फर्नीचर मार्केट है वो फ्रैगमेंटेड है, जहाँ पे कई सारी और भी दूसरी कंपनीज मौजूद हैं जो कि कॉम्पीट कर रही हैं, और आप इसको जो है वो टर्न करना चाहते हैं अपॉर्चुनिटी के अंदर। सो आप जो है वो क्या करना चाहेंगे, फॉर्मुलेट करना चाहेंगे स्ट्रेटजीज जो कि लो प्राइस की है और कन्वीनियंट पैकेजिंग की है, क्योंकि कस्टमर जो है वो चाहता है लो प्राइस और कन्वीनियंट पैकेजिंग। सो क्या स्ट्रेटजीज वर्क करेंगी ग्लोबल बेसिस के ऊपर, और कैसे जो है वो आप आइडेंटिफाई करेंगे अपॉर्चुनिटीज थ्रेट को और सिलेक्ट करेंगे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज स्ट्रेटजी। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो क्या है? इट इज़ अ वे ऑफ अप्रोचिंग योर बिजनेस एंड दी अपॉर्चुनिटीज। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज इन बिजनेस, और इसके अलावा चैलेंजेस इन बिजनेस और थ्रेट्स इन बिजनेस इन दी टोटल एनवायरनमेंट। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो एक कॉम्प्रीहेंसिव और ऑन गोइंग प्रोसेस है।
कॉम्प्रिहेंसिव और ऑनगोइंग प्रोसेस है। सो इम्पोर्टेंस क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के? डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए डायरेक्शन के वेयर डू वी वांट टू रीच, हम कहाँ जो है पहुँचना चाहते हैं। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी कि एडवांटेज होना कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, और इसके अलावा ये बिल्ड करता है कमिटमेंट ऑफ द मैनेजर, और ये मदद करता है और सपोर्ट करता है इनोवेशन। सो बेसिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विजन और मिशन से। हम डेवलप करना, टास्क 1 क्या है? डेवलप करना मिशन और विजन, और उसके बाद टास्क 2 असेस करना अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट बाहर से होती हैं। तीसरा टास्क है स्ट्रेंथ्स वीकनेस को असेस करना, जो कि इंटरनल होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। चौथा क्या है? फॉर्मुलेट करना स्ट्रेटजीज, और पांचवा जो है वो फिर डेवलप करना स्ट्रेटेजिक प्लान। छठा जो है वो डेवलप करना टैक्टिकल प्लान, और सातवां जो है वो कंट्रोल करना, असेस करना रिजल्ट्स को, और आठवां जो रिपीट करना प्लानिंग प्रोसेस को। सो जो कंपोनेंट्स हैं स्ट्रेटजीज के, इसके अंदर है डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी, यानी कि इट शुड बी यूनिक, व्हाट यू कैन डू बेटर देन अदर, आप क्या बेटर कर सकते हैं दूसरों के मुकाबले में। समथिंग द ऑर्गेनाइजेशन डज एक्सेप्शनली वेल, यानी कि आप क्या जो है वो बेटर कर सकते हैं दूसरों के मुकाबले में। और स्कोप समराइज रेंज ऑफ मार्केट, और रिसोर्स डिप्लॉयमेंट, यानी कि हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज, कैसे आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिसोर्सेज को। सो नाउ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। सो वी नीड टू फॉर्मुलेट गोल्स एंड मिशन, और जो गोल्स है, गोल्स हैज़ टू बी ड्रॉन फ्रॉम मिशन। उसके बाद आता है कंडक्ट सॉर्ट एनालिसिस। सो एनालाइज करना एनवायरनमेंट को। एनवायरमेंटल एनालिसिस जो होता है ये होता है एक्सटर्नल। सॉर्ट एनालिसिस में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है। एनवायरमेंटल एनालिसिस जो है वो एक्सटर्नल है, और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट जो है वो इंटरनल होता है। और इसके बाद फिर कंडक्ट सॉर्ट एनालिसिस के बाद स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करना है स्ट्रेटजी को, और फिर इम्प्लीमेंट करना है स्ट्रेटजी को, और उसके बाद आया था स्ट्रेटजिक कंट्रोल। सो स्वॉट एनालिसिस है क्या? वैसे स्वॉट एनालिसिस के बारे में आपको बताया गया। सो स्वॉट एनालिसिस जो है वो, स्वॉट तो एब्रीविएशन है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट की। ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करने में स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट को। सो स्ट्रेंथ वीकनेस जैसे कि आपको बताया गया है, ये जो इंटरनल हैं अंदर होती है ऑर्गेनाइजेशन के, और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट बाहर होती हैं, ये बाहर मिलती है, बाहर से आती हैं ऑर्गेनाइजेशन को। सो सिचुएशनल एनालिसिस स्ट्रेंथ वीकनेस के अंदर आया था डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी एंड दी कोर कैपेबिलिटी। सो डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी जो है एक टूल है जिसके जरिए आइडेंटिफाई किया जाता है कि व्हाट मेक्स योर ऑर्गेनाइजेशन यूनिक इन दी इंडस्ट्री। आपकी जो इंडस्ट्री है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, तो क्या चीज़ यूनिक बनाती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इंडस्ट्री के अंदर यानी कि मार्केट के अंदर, या इंडस्ट्री में जहाँ पे और दूसरी फर्म्स भी हैं। सो ये है डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी। और इसके अलावा है फिर कोर कैपेबिलिटी। कोर कैपेबिलिटी के मतलब ये कि विच अदर्स कैन डू, जो दूसरे नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ जो दूसरे नहीं कर सकते, कोर कैपेबिलिटी। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट में एनवायरमेंटल स्कैनिंग है, स्कैन करना एनवायरनमेंट को, और स्ट्रेटजिक ग्रुप्स हैं इनके, स्ट्रेटजिक अलायंस है, और शेडो स्ट्रेटजी टास्क फोर्स, यानी कि व्हाट टास्क फोर्स डू यू हैव। तो ये हुआ ये लेसन भी कंप्लीट यहाँ पर। लेसन नंबर 27, एनवायरमेंटल असेसमेंट। सो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क करती है एक एनवायरनमेंट के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडस्ट्री का हिस्सा होती है, वहाँ पर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी मौजूद होती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन अकेले काम नहीं करती। सो इंडस्ट्री एंड मार्केट एनालिसिस होता है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस होता है, पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी एनालिसिस होता है, सोशल एनालिसिस होता है, ह्यूमन रिसोर्स एनालिसिस होता है, और इकोनॉमिक एनालिसिस होता है। सो एनवायरमेंटल असेसमेंट में 5 कॉम्पिटिटिव मॉडल है, फोर्सेस 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस मॉडल है जो कि पोर्टर ने दिया है। इसके अंदर जो पहली चीज़ है वो है राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स। सो कौन राइवल हैं एग्जिस्टिंग फर्म्स जो हैं उनके दरमियान, सो उनको कीप एन आई ऑन देम, उनके ऊपर नज़र रखी जाए जो भी राइवल हैं एग्जिस्टिंग फर्म्स के दरमियान। और इसके अलावा बार्गेनिंग पावर कस्टमर की। सो अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो कस्टमर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी, और बार्गेनिंग पावर सप्लायर की। अगर सप्लायर कम है तो फिर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी क्योंकि कंपनी उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड होगी। और थ्रेट जो है वो न्यू एंट्रेंट्स का, और थ्रेट जो है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स का। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का थ्रेट जो है वो कम ज़्यादा होता है। अगर ऐसी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है तो कंपनी को जो है वो सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट का थ्रेट है वो कम होगा। जितनी
ऐसी जितनी ज़्यादा यूनिक प्रोडक्ट होगी और जितनी ज़्यादा मिलती जुलती प्रोडक्ट होगी तो उतना ज़्यादा थ्रेट होता है सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का। नाउ द लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी, सबसे ऊपर कॉर्पोरेट लेवल पे, बिजनेस लेवल एंड द फंक्शनल लेवल। सो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी जो होती है ये टॉप पे होती है, प्लानिंग पिरामिड पे सबसे ऊपर होती है, और जो मेन पर्पस होती है, इट इज द मेन पर्पस ऑफ योर बिजनेस। इसके बाद आती है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, कॉम्पीट करना एक पर्टिकुलर बिजनेस में, और जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी है इसको सपोर्ट करना चाहिए कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी को। फिर आ जाती है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, एक्शन फोकस, ये है एक्शन प्लान फोकस करता है पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर। सो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। सो इसके अंदर जो एनवायरमेंटल एनालिसिस है ये एक्सटर्नल है, और जो ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट है ये इंटरनल है। नाउ द फॉर्मुलेटिंग कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। सो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी जो होती है ये ओवरऑल स्ट्रेटजी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, एंड इट डेवलपमेंट इन्वॉल्व सेलेक्ट करना ग्रैंड स्ट्रेटजी एंड यूज करना पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। सो पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी जो है ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसके अंदर कलेक्शन होती है मल्टीपल बिजनेसेस की, और ग्रैंड स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि मीन्स जिनका इस्तेमाल किया जाएगा अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को। सो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी जो है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी होती है। सो पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी पीछे भी आपको बताया जा चुका है, जो कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसके अंदर कलेक्शन है मल्टीपल बिजनेसेस की। नाउ द बीसीजी ग्रोथ मैट्रिक्स, यानी कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ मैट्रिक्स, ये जो है एक प्लानिंग टूल है जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करता है कंपनी की प्रोडक्ट की और सर्विस की, इन अ एफर्ट टू हेल्प द कंपनी को मदद करता है डिसाइड करने में कि कौन सी प्रोडक्ट इसको बरकरार रखना चाहिए, किसको सेल कर देना चाहिए, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो 4 तरह की प्रोडक्ट की कैटेगरी सामने आती है हमारे पास बीसीजी मैट्रिक के जरिए, दो चीज़ों को सामने रखते हुए, यानी कि मार्केट ग्रोथ रेट और रिलेटिव मार्केट शेयर। सो स्टार में जो प्रोडक्ट फॉल करती है वो उसका मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट रिलेटिव मार्केट शेयर दोनों हाई है। क्वेश्चन मार्क में मार्केट ग्रोथ रेट तो हाई है लेकिन रिलेटिव मार्केट शेयर लो होता है। कैश काउ का रिलेटिव मार्केट शेयर हाई है लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट लो होता है। डॉग्स के अंदर दोनों ही चीज़ें लो होती हैं। सो 4 तरह की प्रोडक्ट्स की कैटेगरी हमारे सामने आती है। कुछ प्रोडक्ट्स स्टार होंगी, कुछ क्वेश्चन मार्क, कुछ कैश काउ, कुछ डॉग होंगी। सो प्रोडक्ट मार्केट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, सो कंपेयर करना बिजनेसेस की स्ट्रेंथ को प्रोडक्ट मार्केट लाइफ साइकिल के अगेंस्ट। सो आप जो है वो कंपेयर करते हैं बिजनेस स्ट्रेंथ को प्रोडक्ट मार्केट लाइफ साइकिल के अगेंस्ट। नाउ दी ग्रैंड स्ट्रेटजी, सो कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी है जब एक बिजनेस जो फोकस करता है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स के ऊपर, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर या स्पेसिफिक जोग्राफिक मार्केट के ऊपर। इसके अलावा वर्टिकल इंटीग्रेशन है जो कि कंपनी यूज़ करती है ताकि गेन करे कंट्रोल ओवर इट्स सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, ताकि इंक्रीज करे फर्म की पावर को। डाइवर्सिफिकेशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि एंटर किया जाता है नई मार्केट या इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा हार्वेस्ट होता है, हार्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि रिडक्शन होती है या टर्मिनेशन होती है इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट लाइन में या फिर लाइन ऑफ बिजनेस में, सो दैट एंटिटीज इन्वॉल्व जो है वो क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं या हार्वेस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट्स को। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी होती है यानी कि रिस्ट्रक्चरिंग करना या रिवर्सल स्ट्रेटजी फ्रॉम रिस्ट्रक्चरिंग करना या फिर रिवर्सल स्ट्रेटजी फ्रॉम द करंट स्ट्रेटजी दैट द कंपनी इज फॉलोइंग, जो कि कंपनी फॉलो कर रही है। और इसके अलावा डाइवेस्टिचर है, एक कंपनी या जो है वो क्या करती है तमाम या कुछ जो है वो एसेट्स को सेल कर देती है, एक्सचेंज कर देती है या फिर क्लोज कर देती है। और इसके अलावा बैंकक्रप्सी, बैंकक्रप्ट तो वैसे दिवालिया होने को कहते हैं। सो स्ट्रेटेजिक बैंकक्रप्सी भी होती है जिसके अंदर कंपनी जो है वो यूज़ करती है बैंकक्रप्सी लॉ का स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक बिजनेस पर्पस के लिए। और इसके अलावा लिक्विडेशन होता है, एक क्लोजर स्ट्रेटजी जब बिजनेसेस जो है वो सेल करते हैं अपने एसेट्स को ताकि वाइंड करें अपने बिजनेस ऑपरेशन को। सो फॉर्मुलेटिंग बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, सो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी जो है वो उसका जो है वो कंसर्न होता है कि कैसे एक पर्टिकुलर बिजनेस जो है वो कम्पीट करता है। और बेस्ट नोन अप्रोच है, द बेस्ट नोन अप्रोच फॉर स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, वो बेस करती है पोर्टर की रिसर्च के ऊपर। सो जेनरिक बिजनेस स्ट्रेटजी, सो पोर्टर ने जो है वो आउटलाइन की 3 जेनरिक बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी गेन करने के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और दूसरी ऑपरेटिंग फर्म के सेम इंडस्ट्री के अंदर। सो जेनरिक बिजनेस स्ट्रेटजी, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी,
सो ये जो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी है ये एम्फेसाइज करती है ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे, यानी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो जब एफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट जो है वो लोअर होगी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में। और फिर है डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटजी, यानी कि डेवलप करना प्रोडक्ट या सर्विस जो कि यूनिक जिसको देखा जाए इंडस्ट्री के अंदर। और फोकस स्ट्रेटजी, कंसंट्रेट करना एक सेगमेंट पोर्शन के ऊपर मार्केट के। उसके बाद है फिर फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। सो फंक्शनल लेवल जो स्ट्रेटजी होती है इनको स्पेशलिस्ट फॉर्मुलेट करते हैं हर एरिया के। और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी जो है वो फोकस करती है मेजर फंक्शनल एरियाज के ऊपर कंपनी के, और फॉर्मुलेट किया जाता है प्राइमरीली सपोर्ट करने के लिए बिजनेस लेवल जो स्ट्रेटजी है। सो उसके बाद है फिर स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि एग्जीक्यूशन करना प्लान को और स्ट्रेटजीज को, ताकि अकम्प्लिश किया जा सके लॉन्ग टर्म गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के। फार्मूलेशन के बाद, स्ट्रेटजी फार्मूलेशन के बाद उसको लाजमी इम्प्लीमेंट होना होता है, और इम्प्लीमेंटेशन भी उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह फार्मूलेशन है, क्योंकि जब स्ट्रेटजी अच्छी तरह बन जाती है तो उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो फिर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में जो इतनी मेहनत लगी और इतना अच्छी स्ट्रेटजी बनी है तो इतना उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। नाउ द लेसन नंबर 28, जिसके अंदर सबसे पहले है द नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डेवलप करना और मैनेज करना बिजनेस वेंचर को, ताकि प्रॉफिट हासिल किया जाए और कई सारे रिस्क लेते हुए कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। और एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो होता है जो इंगेज होता है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, और एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज विलिंग टू टेक रिस्क। नाउ दी स्मॉल बिजनेस कौन से होते हैं? स्मॉल बिजनेस वो होते हैं जो प्राइवेटली ओन होते हैं और कोई एक इंडिविजुअल इनको ऑन करता है, या फिर स्मॉल ग्रुप जो इंडिविजुअल्स का है, इनके बहुत कम लोग ही इसको ऑन करते हैं। कोई एक शख्स की मिल्कियत में होगा या बहुत कम लोग होंगे उनकी मिल्कियत में होगा। सो तीन बेसिक स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस होते हैं। पहला ये कि इंडस्ट्री को चूज़ करना जिसमें कॉम्पीट करना, एक इंडस्ट्री या एक मार्केट को चूज़ करना। दूसरा क्या होता है कि एम्फेसाइज करना डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी के ऊपर। सो डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी के ऊपर एम्फेसाइज करना, इसका मतलब क्या हुआ? यूनिक, वो चीज़ जो दूसरों के पास नहीं है। और तीसरा ये कि एक बिजनेस प्लान लिखना। सो बिजनेस प्लान क्या है? बिजनेस प्लान जो है वो एक फॉर्मल रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि समराइज करता है बिजनेस स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर को, और इसके अंदर शामिल होना चाहिए बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स, स्ट्रेटजीज जिनका इस्तेमाल करते हुए अचीव किया जाएगा उन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को, और एक प्लान के कैसे एंटरप्रेन्योर इम्प्लीमेंट करेगा उन स्ट्रेटजीज को, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना भी स्ट्रेटजीज को ज़रूरी होता है। अब आपके सामने है पर्ट डायग्राम फॉर बिजनेस प्लानिंग। सो पर्ट डायग्राम जो एक विजुअल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, और इसके अंदर सबसे पहले जो है वो क्या है? पहला स्टेप वो है डिसाइड टू गो इनटू बिजनेस, और उसके बाद एनालाइज करना अपने आप को, फिर चूज करना प्रोडक्ट या सर्विस, रिसर्च करना मार्केट को, फोरकास्ट करना सेल्स रेवेन्यू को, सेल्स इनकम को, सिलेक्ट करना साइट को, जगह को, डेवलप करना प्रोडक्शन प्लान, डेवलप करना मार्केटिंग प्लान, डेवलप करना ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, डेवलप करना लीगल प्लान, डेवलप करना इंश्योरेंस प्लान, डेवलप करना अकाउंटिंग प्लान, डेवलप करना फाइनेंशियल प्लान, और लिखना आखिर में जो है वो कवर लेटर। सो फाइनेंसिंग द न्यू बिजनेस, नया बिजनेस जो है उसको फाइनेंस किया जाता है, तो उसके फाइनेंस उसका कहाँ से आता है? पर्सनल रिसोर्सेज से आते हैं, अपना खुद का पैसा जो भी होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फैमिली और फ्रेंड्स से भी हासिल किया जाता है। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक अलाइंस होती है, यानी कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होती है सप्लायर्स के साथ, और इसके अलावा लेंडर्स होते हैं, ट्रेडिशनल लेंडर्स हैं जैसे कि बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं, और गवर्नमेंट लोन्स भी आ जाते हैं इसमें। उसके अलावा वेंचर कैपिटल कंपनीज होती हैं जो कि ग्रुप होते हैं स्मॉल इन्वेस्टर्स का। और क्या रोल है एंटरप्रेन्योरशिप का सोसाइटी में? एंटरप्रेन्योरशिप से सोसाइटी को ये फ़ायदा होता है कि जॉब क्रिएशन होती है, स्मॉल बिजनेसेस भी कई सारी जॉब को क्रिएट करते हैं। पाकिस्तान में जॉब्स की प्रॉब्लम इसी वजह से आती है कि एंटरप्रेन्योरशिप की कमी होने की वजह से, लेकिन अब जैसे जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में इजाफा हो रहा है तो जॉब की कमी भी इससे पूरी होती जाएगी। सो जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उससे कई सारी जॉब्स होती हैं। आपने देखा होगा जब कभी भी एक स्मॉल बिजनेस खुलता है और वो थोड़ा बड़ा होता है तो उससे भी काफ़ी लोगों को जॉब मिलना शुरू हो जाती है। और इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इंडस्ट्री को डोमिनेट किया है स्मॉल बिजनेसेस ने। और हिस्टोरिकली अगर हम इनोवेशन की बात करें तो जिस तरह लार्ज बिजनेसेस से इनोवेशन सामने आते हैं, स्मॉल बिजनेसेस से भी आते हैं, बल्कि कहा जाता है कि स्मॉल बिजनेसेस से ज़्यादा इनोवेशन जो है वो सामने आते हैं,
ज़्यादा बिजनेस यानी कि सामने आए स्मॉल बिजनेसेस से। अब है इंटरप्रेन्योरशिप। सो इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अब है इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये कि एंटरप्रेन्योर की तरह बिहेव करना, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, एंटरप्रेन्योरशिप की तरह, एंटरप्रेन्योर की तरह बिहेव करने को हम इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और इसके अंदर आइडिया जनरेटर है, आइडिया चैंपियन है, आइडिया स्पॉन्सर है। सो इनोवेशन जो है वो क्रिटिकल है डिफरेंशिएशन के लिए, क्योंकि इनोवेशन की वजह से ही वो चीज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो चीज़ होती है जो दूसरा कोई नहीं कर रहा। इनोवेशन से ही वो चीज़ आती है जो कोई दूसरा नहीं कर रहा। सो फोर्सेस फॉर चेंजेस एंड इनोवेशन। एक्सटर्नल के अंदर रिस्पॉन्स टू अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट फ्रॉम द मार्केट। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट जो होते हैं ये एक्सटर्नल होते हैं, बाहर ऑर्गेनाइजेशन के, और इंटरनल के अंदर जो है वो स्ट्रेटजी और प्लान, एम्प्लॉयज बिहेवियर, चेंज एंड इनोवेशन डिसीजन, ये सारी चीज़ें हैं। सो स्ट्रक्चर्स एबिलिटी टू सपोर्ट स्ट्रेटजी, जो स्ट्रक्चर की एबिलिटी है सपोर्ट करने के लिए स्ट्रेटजी, उसको इन्हेंस किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है इस्तेमाल करते हुए स्ट्रक्चरल मीन्स को, स्ट्रक्चरल मेथड्स को, टू एनकरेज करने के लिए इनोवेशन को। नाउ द लेसन नंबर 29। इसके अंदर सबसे पहले है पोल्का का ओ यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? सो हम ऑर्गेनाइज करते हैं रिसोर्सेज को और एक्टिविटीज़ को। सो ऑर्गेनाइज एक तरीका है जिसके ज़रिए अचीव किया जाता है बेस्ट परफॉर्मेंस को। और ऑर्गेनाइज जो है वो किसके बारे में? डिसाइड करने के बारे में कि हाउ टू बेस्ट ग्रुप। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट इज़ एन ऑब्लिगेशन है। उसके बाद फिर अथॉरिटी जो होती है, ये जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए होती है डिसीजंस की, लोगों को बताना कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट, और अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी। सो प्रोवाइड करना सेटिस्फैक्ट्री रीज़न कि सेल्स टारगेट क्यों अचीव नहीं हुआ। उसके बाद फिर डेलीगेशन का मतलब क्या है? कि असाइन करना पोर्शन ऑफ वर्क जो है वो दूसरों को। और फिर ऑटोनॉमी यानी कि अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन अलाउड। डिस्क्रिशन का मतलब क्या? इख्तियार। उसके बाद फिर फीडबैक जो है वो प्रोसेस है कंस्ट्रक्टिव सजेशन देने का एम्प्लॉयज़ को बाय देयर रिपोर्टिंग मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स एंड पीयर्स। और उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है सिंपली जो है वो एक लाइन डायग्राम है कि किस शख्स का क्या लेवल है, और चार्ट को शो करना चाहिए फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। सो आपके सामने नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट या स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ABC इनकॉर्पोरेशन है, सबसे ऊपर CEO है, फिर उसके बाद डिफरेंट डायरेक्टर्स हैं, फिर मैनेजर फाइनेंस और फिर सबॉर्डिनेट है। जो प्रिंसिपल है चार्ट डिज़ाइन के, इसके अंदर क्या होना चाहिए? जितने कम हिरार्किकल लेवल हो पॉसिबल उतने कम होना चाहिए, जितने पॉसिबल जितने कम हो। और चार्ट को शो करना चाहिए कि किसकी अथॉरिटी किसके ऊपर है, और चार्ट को शो करना चाहिए ऑफिशियल लाइन ऑफ अथॉरिटी भी और कम्युनिकेशन भी। और उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये जो है क्या है? सेट है बिल्डिंग ब्लॉक्स का। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फॉर्मल पैटर्न है इंट्रैक्शन का और कोऑर्डिनेशन का डिज़ाइन किया गया है, डिज़ाइन बाय मैनेजमेंट ने डिज़ाइन किया है। उसके बाद फिर नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। 4 एलिमेंट्स। असाइनमेंट जो है टास्क की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंडिविजुअल और यूनिट्स को, और क्लस्टर करना उनको, यानी कि क्लस्टरिंग का मतलब ये होता है कि ग्रुप बनाना ताकि फॉर्म किया जाए हायरार्की। और मैकेनिज्म फॉर वर्टिकल कोऑर्डिनेशन से मुराद क्या होता है? वो कोऑर्डिनेशन जो होता है किन के दरमियान? सुपरवाइज़र और सबऑर्डिनेट की एक्टिविटीज़ के दरमियान। और मैकेनिज्म फॉर हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन से मुराद ये कि व्हेन द कोऑर्डिनेशन इज़ टू बी अचीव, जब कोऑर्डिनेशन जो है वो अचीव होता है बिटवीन डिपार्टमेंट ऑन दी सेम लेवल, डिपार्टमेंट के दरमियान जो कि सेम लेवल पे होते हैं मैनेजरियल हायरार्की में। अब है 6 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, इनकी डिटेल आगे आएगी। जॉब डिज़ाइनिंग, ग्रुपिंग जॉब और एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप आगे आएगी इसकी, इनकी डिटेल। नाउ द लेसन नंबर 30। 6 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। जॉब डिज़ाइनिंग है, इसमें ग्रुपिंग जॉब्स है, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी है, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ है, और डिफरेंशिएटिंग बिटवीन पोजीशंस। एक एक करके देखते हैं। जॉब डिज़ाइन में क्या होता है कि कैसे जो है वो आप डिज़ाइन करेंगे जॉब को। डिटरमाइन करना है, डिज़ाइन करना कि कौन सा इंडिविजुअल जो है वो कौन सा काम करेगा।
और स्पेसिफिकेशन होता है टास्क एक्टिविटीज़ का जो एसोसिएटेड होता है, जुड़ा होता है पर्टिकुलर जॉब के साथ। उसके बाद फिर जॉब स्पेशलाइजेशन, यानी कि ग्रुप बनाना रिलेटिंग जॉब का, जैसे कि मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी जॉब्स हैं उनका ग्रुप बना लेना मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि वर्कर्स प्रोफिशिएंट हो जाते हैं टास्क के ऊपर, और ट्रांसफर टाइम जो है वो ट्रांसफर टाइम बिटवीन टास्क डिक्रीज हो जाता है, यानी कि टाइम डिक्रीज ऑफ टास्क। और इसके अलावा स्पेशलाइज इक्विपमेंट जो है वो डेवलप हो सकते हैं, यानी कि वर्कर्स बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाते हैं और वो कुछ नए मेथड्स ढूंढ लेते हैं काम करने के। और एम्प्लॉय रिप्लेसमेंट भी आसान होती है। लिमिटेशंस भी होती है, एम्प्लॉय जो वो बोर हो जाता है, डिससेटिस्फाई भी हो सकता है, और एंटिसिपेटेड बेनिफिट जो होते हैं वो हमेशा ना हो, यानी कि एंटिसिपेट करते हैं कि इसी तरह से काम होगा। सो ग्रुपिंग जॉब, डिपार्टमेंटलाइजेशन में डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं सेम स्पेशलिस्ट के। इसके अंदर ग्रुपिंग की जाती है जॉब्स की लॉजिकल अरेंजमेंट्स के मुताबिक। तो डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं लॉजिक के मुताबिक। और रैशनल क्या है डिपार्टमेंटलाइजेशन की, क्यों डिपार्टमेंटलाइजेशन की जाती है? क्योंकि कंपनी जब ग्रो करती है तो ऑनर की जो एक्सीड कर जाती है कि ऑनर की जो अपनी कैपेसिटी होती है, ऑनर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खुद से मैनेज कर सके। सो एडिशनल मैनेजर्स को एम्प्लॉय किया जाता है और असाइन किया जाता है स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ को कि वो सुपरवाइज करें। सो 4 बेसिक टाइप्स होती है डिपार्टमेंटलाइजेशन की: फंक्शनल, प्रोडक्ट, कस्टमर, लोकेशन, और मैट्रिक्स भी इसके अंदर शामिल होती है। सो फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है जो कि आपके सामने यहाँ पे दिखाई जा रही है। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर होता क्या है कि डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फंक्शन, जैसे कि फाइनेंस एक फंक्शन है, मार्केटिंग एक फंक्शन है, HRM एक फंक्शन है, प्रोडक्शन भी इसके हिसाब से बना लिए जाते हैं। और इसके एडवांटेजेस क्या है कि डिपार्टमेंट को स्टाफ किया जा सकता है, एक्सपर्ट्स रखे जा सकते हैं डिपार्टमेंट के अंदर, और सुपरविजन इसके अंदर आसान होती है, और कोऑर्डिनेशन इन डिपार्टमेंट के अंदर आसान होता है क्योंकि एक ही फंक्शनल एरिया के लोग होते हैं। और नुकसान भी होता है इसका कि डिसीजन मेकिंग जो है वो स्लो होती है इसके अंदर, और खासतौर पे जब कस्टमर के बारे में डिसाइड किया जाता है, और ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स या इशू है उससे फोकस हट जाता है। फोकस होता है फंक्शनल एरियाज के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल गोल से हट गया, यानी कि मार्केटिंग वाले मार्केटिंग का सोचेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल की नहीं सोचेंगे, HR वाले HR का सोचेंगे, फाइनेंस वाले फाइनेंस का, इस तरह से। और इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी और जो परफॉर्मेंस होती है वो डिफिकल्ट होती है मॉनिटर करना, और ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन फॉलो होती है। आप में से जो लोग जॉब करते हैं उनको ये बात पता होगी। सो उसके बाद है फिर प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि फॉर एवरी प्रोडक्ट देयर इज डिफरेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसके फायदे क्या होते हैं? मैनेजर स्पेशलाइज, लेकिन उनके पास ब्रॉडर एक्सपीरियंस होता है, और इसके अलावा वर्क परफॉर्मेंस देखना आसान होता है, डिसीजन मेकिंग जो है वो फास्टर होगी, तेज होगी। नुकसान क्या होता है? डुप्लीकेशन होती है एक्टिविटीज़ की, एंड डिफिकल्ट होता है कोऑर्डिनेट करना अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स। देन दी कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंट्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर नेचर की बेसिस के ऊपर, एंड दी कस्टमर ग्रुप, ताकि हाई सेटिस्फेक्शन हो कस्टमर्स को। इसके फायदे क्या होते हैं कि फोकस होता है कस्टमर की नीड्स के ऊपर, और प्रोडक्ट जो होती है अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स होती हैं। लेकिन नुकसान ये होता है कि डुप्लीकेशन होती है रिसोर्सेज की, और अक्रॉस द डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करना मुश्किल होता है, और कस्टमर को खुश करने की वजह से कंपनी का नुकसान हो सकता है। 6 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कंटिन्यू है, जिसके अंदर ज्योग्राफिक डिपार्टमेंटलाइजेशन है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इसमें सर्व करते हैं डिफरेंट लोकेशंस को। फ़ायदे क्या होते हैं कि कई सारी डिफरेंट मार्केट्स होती हैं, डिफरेंट मार्केट नीड्स होती हैं। आसान होगा, इजी टू फोकस योर प्रोडक्ट एंड सर्विस इन दैट एरिया, उस एरिया के अंदर, एंड यू आर फोकसिंग ऑन मार्केट। और इसके अलावा जो यूनिक रिसोर्सेज होते हैं लोकेटेड क्लोज होते हैं वो कस्टमर तक। नुकसान ये होता है डुप्लीकेशन होती है रिसोर्सेज की, और डिफिकल्ट होता है कोऑर्डिनेट करना अक्रॉस द डिपार्टमेंट। मैट्रिक्स डिपार्टमेंटलाइजेशन है, जिसमें क्या होता है कि कंपनी एक ऐसा कंपनी स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे टीम्स जो है वो रिपोर्ट करती हैं मल्टीपल लीडर्स को। इसका फायदा क्या होता है कि एफिशिएंटली मैनेज किया जाता है लार्ज कॉम्प्लेक्स टास्क को, और इफेक्टिवली कैरी आउट किया जाता है लार्ज कॉम्प्लेक्स टास्क को। रिक्वायर क्या है कि नुकसान क्या होता है कि हायर लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है वो रिक्वायर होता है, और कॉन्फ्लिक्ट जो होता है बॉसेस के दरमियान वो उसकी वजह से रिक्वायर होता है हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स। अब उसके बाद है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप, यानी कि हु इज रिपोर्टिंग टू हुम, यानी कि कैसे लोग जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे एक दूसरे को। तो अब आपके सामने जो है वो यहाँ पे एक लेटर दिखाया जा रहा है इनकी सीढ़ी, जिसको कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। चेन ऑफ कमांड, एक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम जहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है वो पास होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक।
सो ये वर्टिकल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो क्लैरिफाई करती है कौन किसको रिपोर्ट करेगा। सो यहाँ पे एक्स वाई और जी आपके सामने दिखाया जा रहा है, यानी कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स। और एक्स और वाई को अगर हम देखें तो कुछ एरिया ओवरलैप कर रहा है, और वाई और जेड को भी अगर हम देखें तो कुछ एरिया ओवरलैप कर रहा है। सो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि हर एम्प्लॉय जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा सिर्फ एक ही सुपरवाइजर को। हर एम्प्लॉय रिस्पॉन्ड करेगा सिर्फ एक ही सुपरवाइजर को, एक से ज्यादा को नहीं। इसी को हम यूनिटी ऑफ कमांड कहेंगे। यूनिटी है ना, सिर्फ एक ही सुपरवाइजर को रिस्पॉन्ड कर रहा है। और फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि कितने एम्प्लॉयज जो है वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं एक मैनेजर को या एक सुपीरियर को। सो नैरो वर्सेस वाइड कंट्रोल, नैरो वर्सेस वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। सो नैरो स्पैन जो होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जहाँ पर सुपरवाइजर जो है वो मैनेज करता है स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, बहुत कम लोग होते हैं नैरो के अंदर। जबकि वाइड के अंदर जो मैनेजर होता है या सुपरवाइजर होता है वो सुपरवाइज करता है काफ़ी सारे सबऑर्डिनेट्स को। सो नैरो में कम, वाइड में ज़्यादा। सो ऑपरेटिव स्पैन जो होता है उसमें अप टू 30 सबऑर्डिनेट्स होते हैं, और एग्जीक्यूटिव स्पैन के अंदर 3 to 9 सबऑर्डिनेट होते हैं। सो टॉल वर्सेस फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, टॉल और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। इसकी डिटेल, इसका जो तस्वीर आपको आगे दिखाई जाएगी तो आपको समझ में आएगा। सो इनके अंदर फ़र्क पाया जाता है। टॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा हायरार्की होती है, जबकि फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता। अब आगे दिखाया जाएगा तो आपको क्लियर होगा। सो टॉल के अंदर क्या होता है कि टॉल जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है और इसमें कम्युनिकेशन भी डिफ़िकल्ट हो सकती है। जबकि फ्लैट जो होती है इसमें हर कोई रिपोर्ट करता है बॉस को, तो उससे क्या होता है इंक्रीज़ होता है, मोरल भी और प्रोडक्टिविटी हाई होती है, लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स के लिए। सो अगर आप देखें टॉल और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन को, तो टॉल ऑर्गेनाइजेशन में आपको ज़्यादा लेवल्स दिखाई दे रही है। टॉल होने का ये मकसद नहीं होता कि उसकी कोई बिल्डिंग ऊंची है, बल्कि ये है कि उसमें लेवल्स ज़्यादा हैं, जबकि फ्लैट में आपको बहुत कम लेवल्स दिखाई दे रही हैं। सो ये फ़र्क है टॉल और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन का। सो नाउ द डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अथॉरिटी को। सो डेलीगेशन होती है, डेलीगेशन के अंदर मैनेजर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी अथॉरिटी को दूसरों को, मैनेजर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो क्यों किया जाता है ऐसा, उसकी भी कुछ वजूहत होंगी। ऑब्वियसली बात है, वजूहत होती हैं कि ताकि सबऑर्डिनेट जो है, मैनेजर जो है वो ज़्यादा काम ले सके सबऑर्डिनेट के जो टैलेंट और स्किल है उसका इस्तेमाल करते हुए। और इसके अलावा सबऑर्डिनेट का भी फ़ायदा होता है। एक तरफ मैनेजर को ज़्यादा काम मिल रहा है तो सबऑर्डिनेट का ये फ़ायदा होता है कि उसको मदद मिलती है प्रमोशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए। नाउ द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सो सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी जब होती है तो वहाँ क्या होता है, यानी कि सेंट्रलाइज अथॉरिटी। सो इसमें क्या होता है, जब सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है तो तमाम या ज़्यादातर जो डिसीजंस और ऑर्डर होते हैं वो सेंट्रलाइज सोर्स से आते हैं, क्योंकि प्राइमरी अथॉरिटी अपर मैनेजमेंट के पास होती है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या आता है कि टॉप मैनेजमेंट डेलीगेट करती है डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिडिल और लोअर सबऑर्डिनेट्स को। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट अथॉरिटी पाई जाती है लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद है फिर कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़। सो कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है ताकि रिजल्ट्स को अचीव किया जा सके। सो कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रोसेस है लिंक करने का एक्टिविटीज़ वेरियस डिपार्टमेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन के। सो डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द लाइन एंड स्टाफ पोजीशन, लाइन और स्टाफ पोजीशन के दरमियान भी फ़र्क पाया जाता है, इन दोनों में फ़र्क है। लाइन पोजीशन से मुराद वो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रॉफिट के अंदर या रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉफिट के अंदर, और स्टाफ का मतलब वो एम्प्लॉय जो प्रोवाइड करते हैं सपोर्टिंग सर्विसेज। और इसके बाद फिर स्टाफ अथॉरिटी, यानी कि प्रोविजन होना एडवाइस की और दूसरी सर्विसेज की लाइन मैनेजर को, यानी कि लाइन मैनेजर को एडवाइस और दीगर खदमात की फरामी। लेसन नंबर 32, जॉब रोटेशन, एनलार्जमेंट एंड एनरिचमेंट। रोटेशन का क्या मतलब होता है, यानी कि एम्प्लॉयज़ जब मूव होते हैं बिटवीन 2 और मोर जॉब्स। सो वर्कर्स को पीरियडिकली मूव किया जाता है वर्कर्स को एक स्पेशलाइज्ड जॉब से दूसरी की तरफ।
और एनलार्जमेंट में क्या होता है कि इजाफा किया जाता है नंबर ऑफ टास्क के अंदर जो वर्कर्स परफॉर्म करते हैं। और एनरिचमेंट में एक तरफ टास्क के अंदर भी इजाफा किया जाता है और अथॉरिटी के अंदर भी इजाफा किया जाता है। यहाँ पे दोनों चीज़ें आ गई, टास्क भी और अथॉरिटी भी, दोनों के अंदर इजाफा किया जाता है। नाउ द जॉब ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन यानी कि ओडी। सो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन ऐसा नहीं होता कि एक बार डिज़ाइन कर दिया जाए और उसको छोड़ दिया जाता है वो बरकरार रहे, ऐसा नहीं होता, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन जो कंटिन्यूस स्टेट ऑफ चेंज के अंदर होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और उसकी कई सारी वेरिएशन होती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन जो है वो मीन्स है इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रेटजीज़ को और प्लान्स को, ताकि अचीव किया जाए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को। सो इन्फ्लुएंसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन पे, ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन नई है या पुरानी है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ है और कोर टेक्नोलॉजी क्या है, और एनवायरनमेंट क्या है जिसके अंदर आप वर्क कर रहे हैं और क्या चेंजिंग है एनवायरनमेंट के अंदर। उसके बाद है फिर कोर टेक्नोलॉजी जो है टेक्नोलॉजी जो है कन्वर्जन प्रोसेस होती है जिसका इस्तेमाल करते हुए ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनपुट को आउटपुट के अंदर, इनपुट से ही आउटपुट बनाया जाता है। और कोर टेक्नोलॉजी जो होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है, और कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के इजाफा होता जाता है सो नंबर्स ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी। सो यूनिट या स्मॉल बैच टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करती है ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर कस्टम मेड प्रोडक्ट को बनाया जाता है, यानी कि कस्टमर की इंस्ट्रक्शंस या प्रेफरेंस के मुताबिक प्रोडक्ट को बनाया जाता है। और इसके अलावा लार्ज बैच या मास प्रोडक्शन होती है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स की। कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस बेसिस। सो इस्तेमाल किया जाता है कंटिन्यूस फ्लो प्रोसेस का, ताकि कन्वर्ट किया जाए रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोसेसेस और मशीन्स का इस्तेमाल करते हुए। सो इन्फ्लुएंसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। एनवायरनमेंट स्टेबल एनवायरनमेंट होता है जो कि कांस्टेंट रहता है ओवर द टाइम, और स्टेबल एनवायरनमेंट हैव मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर। और इसके अलावा अनस्टेबल एनवायरनमेंट होता है जो कि अनस्टेबल एनवायरनमेंट होता है। सो अनस्टेबल होता है, सो अनसर्टेनिटी होती है, यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल और रैपिड चेंज, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज होता है। सो अनस्टेबल एनवायरनमेंट का ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है। सो मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो ब्यूरोक्रेटिक होते हैं और पाए जाते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली स्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर। मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइज होते हैं और सेंट्रलाइज होते हैं। और ऑर्गेनिक जो होते हैं इनके मुकाबले में ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये फ्लेक्सिबल होती है और ज़्यादा इनफॉर्मल होती है, और ये यूजुअली फाउंड होती है अनस्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर। और कंट्रोल और अथॉरिटी जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, और कम्युनिकेशन जो है वो टॉप डाउन एंड बॉटम अप। सो मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि रोल जो है वो प्रेस्क्राइब्ड होते हैं, टास्क जो होंगे वो स्पेशलाइज होंगे, और इसके अलावा रिगिड कहते हैं लिटरली तौर पर सख्त को। और हायरार्किकल लेवल जो है वो लार्ज होगी, कंट्रोल जो होगा वो सेंट्रलाइज होगा, अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी लेकिन सेंट्रलाइज, कम्युनिकेशन जो होगी जनरल होगी, जनरली डायरेक्शन जो होगी उसकी टॉप से बॉटम की तरफ होगी। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के अंदर रोल्स जो होंगे वो जनरलाइज होंगे, टास्क जो है वो इंटरडिपेंडेंट, मोर कोलैबोरेशन होगी, और इसके अलावा they will redefine their with interaction। और इसके अलावा ये नेटवर्क स्ट्रक्चर है, कंट्रोल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, कम्युनिकेशन वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है। सो नाउ द टीम ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये प्रोजेक्ट के लिए होती है, वर्क एज अ टीम होता है प्रोजेक्ट के लिए। इसके अलावा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर लिटिल या कोई भी फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता, फ्यू परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं और कंडक्ट किया जाता है ऑनलाइन बिजनेस। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फैसिलिटेट करती है अपने मेंबर्स की लर्निंग को और कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म करती है अपने आप को। नाउ द पोल्का का एल यानी कि लीडिंग। सो लीडिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडरशिप। सो लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप जो है वो एक्शन है लीडिंग का एक ग्रुप ऑफ पीपल को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये एक प्रोसेस है इन्फ्लुएंस करने का दूसरों को ताकि अचीव किया जाए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। लेसन नंबर 33,
नेचर ऑफ मोटिवेशन यानी कि कैसे खुद को मोटिवेट भी किया जाए और दूसरों को भी मोटिवेट किया जाए। सो मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन जो है वो रीज़न है कि एक शख्स जो है वो बिहेव करता है, क्यों जो है वो बिहेव करता है या एक्ट करता है एक सर्टेन वे में। और मोटिवेशन जो है वो फोर्स है, फोर्स ऑफ एनर्जी है। ये वो फोर्स है जो कि डायरेक्शन देती है ह्यूमन को। और मोटिवेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन है बिहेवियर का। मेरा बिहेवियर आपको अफेक्ट कर रहा है, आपका बिहेवियर मुझे अफेक्ट कर रहा है। और नीड्स का, आपकी नीड क्या है, मेरी नीड क्या है। और रिवार्ड्स, मैं आपको रिवार्ड करता हूँ कैसे, और कैसे आप मुझे रिवार्ड करते हैं। और इसके अलावा कॉग्निटिव एक्टिविटीज। तो कॉग्निटिव का मतलब होता है समथिंग विच डील्स विद योर नॉलेज। कॉग्निटिव मतलब इंटेलेक्चुअल। सो नेचर ऑफ मोटिवेशन, सो जो परफॉर्मेंस होती है वो डिपेंड करती है एबिलिटी के ऊपर भी और मोटिवेशन के ऊपर भी। आप कितने एबिल हैं। एक शख्स एक काम को करने के लिए आप एबिल तो हैं, लेकिन साथ में आपको मोटिवेशन भी मिलेगी तो आप परफॉर्म करेंगे। और एक और चीज़ का इजाफा हो जाता है और वो है एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी कि जो इन्वायरमेंट है, माहौल है। जिस कमरे में आप बैठे हुए काम करने के लिए, वहाँ का अगर फ़ैन ऑफ हो जाए या एसी ऑफ हो जाए तो उससे भी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। उसके बाद है 3 मेजर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन थ्योरी। सो कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, क्या मोटिवेट करता है हमें। और प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, इनके क्यों और कैसे मोटिवेशन होती है। और रीइंफोर्समेंट थ्योरी, कैसे आउटकम जो है वो इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर्स को। सो मोटिवेशन फ्रेमवर्क आपके सामने है। सबसे पहले नीड होती है, उसके बाद जो है वो सर्च किया जाता है तरीकों को ताकि सेटिस्फाई किया जाए नीड को। और उसके बाद फिर जो है वो चॉइस होती है बिहेवियर की सेटिस्फाई करने की नीड को। और उसके बाद फिर इवेल्यूशन होती है नीड सेटिस्फेक्शन की, यानी कि क्या मेरी नीड जो है वो सेटिस्फाई हुई। और फिर फाइनली आप जो है वो सेटिस्फाई होंगे या फिर डिससेटिस्फाइड होंगे। सो व्हाट डू वी नीड, हमें किसकी ज़रूरत है? सक्सेस की ज़रूरत है। सक्सेस कहाँ से आएगी? हार्ड वर्किंग से आएगी। और हार्ड वर्किंग भी जाहिर बात है स्मार्ट वर्किंग के साथ होगी। और हार्ड वर्क इंसान तब करेगा जब वो मोटिवेट होगा। सो मोटिवेशन जो है वो इसमें 3 चीज़ें हैं, इंटेंसिटी, डायरेक्शन और परसिस्टेंस। सो इंटेंसिटी का मतलब ये कि कितना हार्ड जो एक शख्स ट्राई करता है। और डायरेक्शन का मतलब ये कि क्या सही डायरेक्शन के अंदर ट्राई किया है। नहीं, एक शख्स कोशिश तो कर रहा है लेकिन उसने सही डायरेक्शन में नहीं ट्राई किया। सो सही डायरेक्शन में ट्राई करना। और तीसरा है परसिस्टेंस, यानी कि कितना लंबा जो है वो एफर्ट को मेंटेन किया जाता है। अब एक टीम ने वर्ल्ड कप जीतना है तो उसको कई सालों तक एफर्ट करना होगी। सो अनसेटिस्फाइड नीड जो होती है वो अर्ज करती है, अर्ज टू फिल दैट नीड। सो डेवलप करती है एक टेंशन और क्रिएट करती है अ ड्राइव टू फुलफिल उन नीड्स को, फुलफिल करने के लिए उन नीड्स को। सो जब वो नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं तो रिड्यूस करती है टेंशन को एंड स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन जो है अचीव होती है। सो टाइप्स ऑफ मोटिवेटर, इंट्रिंसिक भी होते हैं और एक्सट्रिंसिक भी होते हैं। इंट्रिंसिक जो होते हैं ये इंटरनल डिज़ायर्स होती हैं। सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन ये होती है कि आप मोटिवेटेड होते हैं पर्सनल सेटिस्फेक्शन से या फिर इंजॉयमेंट से, ना कि एक्सटर्नल फैक्टर से। सो इंट्रिंसिक में तो ये होता है। जबकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर क्या होता है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में बिहेवियर जो है वो ड्रिवन बाय एक्सटर्नल रिवार्ड होता है। यानी और ये जो रिवार्ड होते हैं एक्सटर्नल रिवार्ड, ये टेंजिबल भी हो सकते हैं पैसे की फॉर्म के अंदर, और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं जैसे कि प्रेज है या फेम वगैरह है। सो नीड थ्योरीज हैं जिनकी डिटेल आगे आ रही है। और सबसे पहले मैस्लो की हायरार्की थ्योरी है, हायरार्की नीड्स है, जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल सबसे नीचे की नीड होती है। उसके बाद सेफ्टी आती है, सोशल आती है, एस्टीम आती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है। लेक्चर नंबर 34, नीड्स एंड इट्स सेटिस्फेक्शन। सो नीड जो है वो क्या है? नीड्स जो है वो फिजिकल या साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट होती है। फिजिकल का मतलब क्या है? फिजिकल चीज़ों के बारे में, जैसे कि वाटर की या फिर फूड की रिक्वायरमेंट। और साइकोलॉजिकल का क्या मतलब है? जैसे कि रिकग्निशन। सो फिजिकल या साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट होती है नीड्स। और नीड जो है वो मैटर करती है सर्वाइवल के लिए। अनमेट नीड जो होती है वो मोटिवेट करती है लोगों को। उसके बाद है एफर्ट एंड परफॉर्मेंस। तो एफर्ट के अंदर इंटेंसिटी होती है, डायरेक्शन होती है, परसिस्टेंस होती है। इनकी थोड़ी सी डिटेल पीछे आ चुकी है। और फिर उससे परफॉर्मेंस आती है। सो
नीड सेटिस्फेक्शन मॉडल दिखाया जा रहा है कि जब अनसेटिस्फाइड नीड होती है तो टेंशन होती है, और जब टेंशन होती है तो आप एनर्जाइज होते हैं एक्शन लेने के लिए। और तीन चीज़ें होती हैं परफॉर्मेंस के लिए, इंटेंसिटी, डायरेक्शन और परसिस्टेंस, फिर परफॉर्मेंस होती है और फिर सेटिस्फेक्शन होती है। सो नीड थ्योरी के अंदर अब आपके सामने पहली थ्योरी है मैस्लो की हायरार्की नीड। इसमें सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड है, ये नीड पूरी हो जाए तो फिर सेफ्टी नीड आ जाती है, फिर ये नीड भी पूरी हो जाए तो सोशल नीड आ जाती है, फिर ये नीड भी पूरी हो जाए तो एस्टीम आ जाती है, और एस्टीम भी पूरी हो जाए तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाती है। अब एक एक करके देखते हैं। फिजियोलॉजिकल से मुराद बॉडीली नीड्स को कहा जाता है, जैसे कि हंगर है, शेल्टर है, थर्स्ट है। और सेफ्टी नीड के अंदर हर तरह की सेफ्टी आ जाती है, सेफ्टी प्रोटेक्शन आ जाती है, प्रोटेक्शन जो है फिजिकल हार्म से भी हो और साथ में इमोशनल हार्म से भी हो जाती है। और इसके अलावा सोशल नीड के अंदर इंसान जो है वो अकेला नहीं रह सकता, इंसान को ज़रूरत पड़ती है दूसरे लोगों की भी, चाहे वो काम कर रहा हो जहाँ पर वहाँ पे भी, या फिर काम से हट के भी इंसान को ज़रूरत पड़ती है दूसरे लोगों की भी। और एस्टीम, एस्टीम जो नीड है ये है रिकग्निशन, स्टेटस, फील रिस्पेक्टेड, इनके बारे में। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि रियलाइजेशन होना एक इंडिविजुअल के फुल पोटेंशियल का। सो मेस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड को यहाँ एक तरफ जनरल एग्जाम्पल और ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल के हिसाब से समझाया जा रहा है। फिजियोलॉजिकल के अंदर फूड और बेस सैलरी है, सिक्योरिटी के अंदर स्टेबिलिटी और पेंशन प्लान है, सोशल के अंदर फ्रेंडशिप और फ्रेंड्स एट वर्क है, एस्टीम में स्टेटस और जॉब टाइटल है, और अचीवमेंट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में अचीवमेंट और चैलेंजिंग जॉब है। लेकिन इस थ्योरी की वीकनेस है, वीकनेस ये कि ज़रूरी है कि पांचों लेवल हमेशा मौजूद हो, पांचों लेवल जो है नीड के वो हमेशा मौजूद हो, और ऑर्डर्स जो है वो चेंज हो सकता है। ऑर्डर्स के अंदर जो ज़रूरी नहीं है कि फिजियोलॉजिकल पहले पे ही हो। और कल्चरल डिफरेंस भी पाया जाता है, डिफरेंट कल्चर्स के अंदर डिफरेंट ऑर्डर होता है। जैसे कि चाइना की एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है, सबसे पहले बिलोंगिंगनेस है, फिर फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजिंग। सो नाउ दी हर्जबर्ग की थ्योरी जिसके अंदर हाइजीन और मोटिवेटिंग फैक्टर्स है। हाइजीन फैक्टर्स जो होते हैं ये ऐसा फैक्टर्स होता है एलिमिनेट कर देते हैं जॉब की डिससेटिस्फेक्शन को, लेकिन मोटिवेट भी नहीं करते। एक तरफ डिससेटिस्फेक्शन तो एलिमिनेट हो गई, लेकिन ये मोटिवेट भी नहीं करते। और इसके अंदर जो वो जैसे कि पे है, वर्किंग कंडीशन है, सुपरवाइजर है, कंपनी की पॉलिसीज है, और फ्रिंज बेनिफिट्स है। फ्रिंज बेनिफिट्स जो होते हैं ये वो बेनिफिट होते हैं जो एडिशन होते हैं टू एन एम्प्लॉयज़ वेजेस, और ये फैक्टर जो वो हेल्प करते हैं प्रिवेंट करने में डिससेटिस्फेक्शन। उसके अलावा मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो इंक्रीज करते हैं एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फेक्शन को। ये फैक्टर एनकरेज करते हैं एम्प्लॉय को कि वो वर्क हार्ड करे। सो मोटिवेटर्स के अंदर अचीवमेंट आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, काम खुद हो गया, रिकग्निशन हो गई, ग्रोथ हो गई, एडवांसमेंट हो गई। सो ये फैक्टर्स प्रमोट करते हैं सेटिस्फेक्शन को। उसके बाद फिर ERG थ्योरी, इसकी डिटेल जो है वो आगे आएगी। लेक्चर नंबर 35 जिसके अंदर सबसे पहले है नीड थ्योरीज, और ERG थ्योरी चल रही है एग्जिस्टेंस रिलेटेड एंड ग्रोथ नीड। सो एग्जिस्टेंस नीड का मतलब क्या है? नीड फॉर बेसिक मटेरियल नेसेसिटीज, यानी कि इंडिविजुअल की फिजियोलॉजिकल, फिजिकल और सेफ्टी नीड्स। और रिलेटेड नीड्स का मतलब क्या है? गुड रिलेशनशिप होना और इंट्रैक्शन होना दूसरे ह्यूमंस के साथ। और ग्रोथ नीड, सो इसके अंदर क्या है? नीड जो है सेल्फ डेवलपमेंट की, पर्सनल ग्रोथ की और एडवांसमेंट की। सो नीड फॉर अचीवमेंट, सो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अर्ज होना अचीव करने के लिए समथिंग इन व्हाट यू डू, जो आप करते हैं उसके अंदर। आप किसी ने एक काम किया 6 महीने के अंदर, आप चाहें कि उसको 4 महीनों के अंदर करना। और नीड फॉर पावर होती है, यानी कि मोटिवेटेड होना इन्फ्लुएंस करने के लिए दूसरों को और कंट्रोल लेना। और नीड फॉर एफिलिएशन, नीड होती है फ्रेंडली और क्लोज रिलेशनशिप की। सो एक्वायर्ड नीड थ्योरी, मैक्लेलैंड के मुताबिक जैसे जैसे हम चीज़ें अचीव करते हैं हमारी नीड के अंदर इजाफा होता है। अब यहाँ पर नीड क्लासिफिकेशन दिखाया गया, हायर और लोअर लेवल नीड दिखाया गया तीन थ्योरीज के मुताबिक। मेस्लो की हायर जो है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ स्टीम और बिलोंगिंगनेस। ERG की हायर है ग्रोथ और रिलेटेडनेस। मैक्लेलैंड्स की है हायर पावर अचीवमेंट और एफिलिएशन। और मेस्लो की लोअर है सेफ्टी, साइकोलॉजिकल और ERG की एग्जिस्टेंस। सो कॉग्निटिव और प्रोसेस पर्सपेक्टिव थ्योरीज में इक्विटी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी है। प्रोसेस पर्सपेक्टिव क्या है कि लोग जो है वो क्यों चूज़ करते हैं एक सर्टेन बिहेवियर को जब उनके पास ऑप्शन होती है। तो क्यों चूज़ किया आपने उस बिहेवियर को जो आपने चूज़ किया। सो इक्विटी थ्योरी के मुताबिक लोग क्या करते हैं? एक्चुअली इक्वेट करते हैं। जैसे कि एक शख्स ने MBA किया और दूसरे ने भी MBA किया, वो इस बात को देखेगा कि उसकी सैलरी
50,000 है और दूसरे की 60,000 है, इसको लोग मिलाने की कोशिश करेंगे कि बराबर सैलरी क्यों नहीं है, बराबर क्वालिफिकेशन होने पे। सो इक्विटी थ्योरी में इनपुट आउटकम्स होते हैं और इनपुट आउटकम्स रेशियो भी होता है। सो इनपुट वो होता है जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होती है ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉय जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है वो इनपुट में आ जाता है। आउटकम में वो होता है वो रिवार्ड जो ऑर्गेनाइजेशन से उसको मिलता है, बदले में उसको क्या मिल रहा है। सो इनपुट आउटपुट जो रेशियो है, इनपुट आउटकम रेशियो, ये कंपैरिजन होता है अपना दूसरों से करने का, यही इस थ्योरी के अंदर इस्तेमाल होता है। सो आउटपुट इनपुट रेशियो होता है आउटकम सेल्फ यानी अपना खुद का डिवाइडेड बाय इनपुट सेल्फ अपना इनपुट बराबर है आउटकम अदर डिवाइडेड बाय आउट इनपुट अदर। सो अगर ये बराबर है तो सही है, नहीं है तो फिर मसला है। सो अंडर डिवाइडेड होगा एक शख्स अगर आप अंडर डिवाइडेड है, अगर दूसरों का आउटकम स्लैश इनपुट रेशियो जो है वो ज़्यादा है ग्रेटर देन योर। सो आप एक्सपीरियंस करेंगे एंगर या फ्रस्ट्रेशन। और आप ओवर रिवार्डेड होंगे अगर दूसरों का आउटकम इनपुट रेशियो जो है वो लेस देन योर, आपसे कम है, और आप फील करेंगे गिल्ट। सो दो तरह की सिचुएशंस यहाँ पे आ जाती हैं। सो अगर इनइक्विटी परसीव की जाएगी, अगर इनइक्विटी सामने आती है, बराबरी सामने नहीं आई, तो उसके नताइज क्या होंगे। इनपुट के अंदर कमी आ जाएगी, जो इनपुट दे रहा है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को उसमें कमी आ सकती है, आउटकम के अंदर इजाफा हो सकता है, ये भी हो सकता है। और इसके अलावा क्या होगा कि आप रैशनलाइज करेंगे इनपुट को और आउटकम्स को, और आप जो है वो चेंज करना चाहेंगे रेफरेंट को, और अगर बात ना बनी तो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया जाएगा, लीव। सो मैनेजर्स के लिए क्या इम्प्लीकेशन है कि कम्युनिकेशन जो है वो एसेंशियल है असेस करने के लिए इक्विटी इनइक्विटी परसेप्शन को एम्प्लॉय के अंदर। सो उसके बाद फिर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक हम बात करते हैं तीन मेन इश्यूज के बारे में, एफोर्ड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस आउटकम और बैलेंस। सो एफोर्ड परफॉर्मेंस का क्या मतलब है, एफोर्ड परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी के क्या एफोर्ड जो है वो ज़रूरी है रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के लिए। और फिर है परफॉर्मेंस आउटकम एक्सपेक्टेंसी, यानी कि असेस करना हमारी परफॉर्मेंस को जो हमें देगी डिजायर्ड आउटकम। और उसके बाद है फिर इंस्ट्रूमेंटेलिटी। सो इंस्ट्रूमेंटेलिटी जो है वो क्या है, वो यानी कि क्या रिलेशनशिप है परफॉर्मेंस और आउटकम के दरमियान। और उसके बाद फिर बैलेंस में जो है वो हम असेस करते हैं वैल्यू जो हमें रिसीव हुआ। लेक्चर नंबर 36, गोल सेटिंग थ्योरी। सो गोल सेटिंग थ्योरी के मुताबिक ये थ्योरी जो है वो स्टेट करती है कि गोल सेटिंग का एक इफेक्ट होता है टास्क परफॉर्मेंस के ऊपर। सो गोल डिफ़िकल्टी का मतलब क्या है कि गोल जो है वो किस हद तक जो है वो चैलेंजिंग है और उसके लिए एफर्ट जो है वो रिक्वायर है। उसके बाद है गोल स्पेसिफिसिटी। सो जो एक्सपेक्टेड है वो क्लियर है या एम्बिगिटी है, एम्बिगियस है या क्लियर है। और उसके बाद है गोल एक्सेप्टेंस, यानी कि क्या आप गोल एक्सेप्ट करते हैं। और गोल कमिटमेंट, सो हम जो है वो कमिटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सो गोल कमिटमेंट की अगर हम समझें तो कस्टमर की जैसे कि कंप्लेन आई है तो इस बात को मेक श्योर किया जाए कि दोबारा कभी ऐसी कंप्लेन नहीं आएगी। सो उसके बाद फिर परफॉर्मेंस फीडबैक, ये जो है इन्फॉर्मेशन है गोल प्रोग्रेस के ऊपर। और उसके बाद फिर मोटिवेटिंग विद गोल सेटिंग थ्योरी। सो असाइन करना है स्पेसिफिक चैलेंजिंग गोल, ऐसे गोल जो स्पेसिफिक हो, जनरल नहीं और चैलेंजिंग हो। और मेक श्योर करना कि वर्कर जो है वो ट्रूली एक्सेप्ट करें ऑर्गेनाइजेशनल गोल को। और प्रोवाइड करना फ्रीक्वेंट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिलेटेड फीडबैक, स्पेसिफिक हो ना कि जनरल हो। अब है इंटीग्रेटेड मॉडल जिसके अंदर डिफरेंट थ्योरीज हैं और चीज़ों को देखना कंबाइन करते हुए। सो मोटिवेटिंग विद बेसिक है, मोटिवेटिंग विद एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, मोटिवेटिंग विद इक्विटी थ्योरी, मोटिवेटिंग विद रीइंफोर्समेंट थ्योरी, मोटिवेटिंग विद गोल सेटिंग थ्योरी है। सो रीइंफोर्समेंट थ्योरी। सो रीइंफोर्समेंट थ्योरी के मुताबिक बिहेवियर जो होता है, बिहेवियर उसके नताइज से चलता है। सो इस थ्योरी के मुताबिक बिहेवियर जो है वो उसके नताइज से चलता है। अब बिहेवियर रीइंफोर्समेंट प्रोसेस है जिससे आपको ये और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो एक सिचुएशन होती है और उसके बाद हमारा बिहेवियर होता है रिस्पॉन्स में, और फिर जो है हमारे बिहेवियर से कॉन्सिक्वेंसेस होगा रिवार्ड या पनिशमेंट की फॉर्म के अंदर, और वो अफेक्ट करेगा फ्यूचर बिहेवियर को। सो रीइंफोर्समेंट थ्योरी। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एक टाइप है पॉजिटिव डिसिप्लिन की। ये जो है प्रोसेस है एनकरेजिंग का या इस्टेब्लिशिंग का एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर ऑफर करते हुए रिवार्ड। और
अवॉइडेंस, विदहोल्ड अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज जो है स्ट्रेंथन करता है बिहेवियर को। उसके बाद फिर पनिशमेंट, पनिशमेंट में क्या होता है कि अनप्लेजेंट समथिंग अनप्लेजेंट जो है वो इम्पोज की जाती है एक शख्स के ऊपर एज अ रिस्पॉन्स के तौर पर, क्योंकि अनवांटेड या इमोरल बिहेवियर जो है वो उसके जवाब में किसी ने अनवांटेड या इमोरल बिहेवियर शो किया है किसी शख्स ने, तो उसके ऊपर क्या किया जाता है, अनप्लेजेंट कोई चीज़ इम्पोज की जाती है। उसके बाद फिर एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन जो है जैसे कि दिस इज नॉट अ डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज सो एंड दिस बिहेवियर। नाउ दी यूजिंग रीइंफोर्समेंट थ्योरी, सो हम यूज़ करते हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी को ताकि एनकरेज करें डिज़ायर बिहेवियर, और हमें क्लियर होना चाहिए ऑन व्हाट इज़ डिज़ायर्ड। उसके बाद फिर ओपन बुक मैनेजमेंट, सो ओपन बुक मैनेजमेंट में इन्वॉल्व किया जाता है एम्प्लॉयज़ को वर्क प्लेस डिसीजन में ओपन करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि शो किया जाता है सेल्स को, प्रॉफिट को, रेवेन्यू को, और एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व किया जाता है, और वर्कर को ट्रीट किया जाता है एज अ बिजनेस पार्टनर, और वर्कर जो है वो थिंक करें ऑनर की तरह, और बोनसेस भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट्स। लेसन 37, सबसे पहले है इसमें लीडरशिप। सो लीडरशिप में लीडर कौन होता है, वो पर्सन जो लीड करता है या कमांड देता है एक ग्रुप को, वो शख्स जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है दूसरों को, और मैनेजरियल अथॉरिटी होती है। सो तमाम मैनेजर्स को आइडियली तौर पे लीडर होना चाहिए, लेकिन तमाम लीडर्स जो होते हैं उनके पास एबिलिटी नहीं होती है इफेक्टिव मैनेजर होने की। सो लीडरशिप क्या है, एक्शन है लीड करने का एक ग्रुप ऑफ पीपल को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को। सो लीडर वर्सेस मैनेजर्स और लीडर्स के दरमियान काफ़ी सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सो मैनेजर्स क्या कहते हैं, डू थिंग्स राइट, यानी कि एज पर द प्रोसीजर, राइट प्रोसीजर, जबकि लीडर जो डू द राइट थिंग, और मैनेजर्स जो है वो स्टेटस को, यानी कि सेम प्रोसीजर, जबकि लीडर जो है वो चेंज लेकर आते हैं, तब्दीली, और मैनेजर्स जो है वो शॉर्ट टर्म, जबकि लीडर जो है वो लॉन्ग टर्म, और मैनेजर्स जो है वो बिलीव रखते हैं मीन्स के अंदर कि क्या प्रोसीजर मुझे इस्तेमाल करना चाहिए गोल्स को अचीव करने के लिए, जबकि लीडर्स जो होते हैं इनका फोकस होता है एंड्स के ऊपर, गोल्स के ऊपर, और मैनेजर्स जो है वो बिल्डर, यानी कि उनके पास रेसिपी होती है, जबकि लीडर जो है वो आर्किटेक्ट, यानी कि डिज़ाइनर, और मैनेजर जो है प्रॉब्लम सॉल्वर, जबकि लीडर जो है वो इंस्पायरर और मोटिवेटर। सो नेचर ऑफ लीडरशिप, सो लीडरशिप जो है वो एक एबिलिटी है इन्फ्लुएंस करने की और मोटिवेट करने की दूसरों को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ। सो व्हाट लीडर्स एक्चुअली डू, क्या करते हैं एक्चुअली लीडर, सो प्रोसेस बिहेवियर इंक्लूड, इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, मोटिवेट करते हैं बिहेवियर को गोल्स की तरफ, हेल्प करते हैं डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सो लीडरशिप प्रॉपर्टी, सो लीडर वो लोग होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बिहेवियर को दूसरों के बगैर किसी थ्रेट के ऊपर रिलाई करते हुए या किसी दूसरी तरह की फोर्स के ऊपर। सो कैसे लीडर इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरों को, कुछ पावर होती हैं, सोर्सेस ऑफ पावर, कुछ पावर्स होती हैं, डिफरेंट होती हैं टाइप्स पावर की। सो पहली जो पावर है वो है हमारे सामने लेजिटिमेट पावर। अब ये जो लेजिटिमेट पावर होती है ये फॉर्मल अथॉरिटी होती है जो कि दी जाती है एक शख्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रिवार्ड पावर होती है, मैनेजर की पावर होती है कि वो कुछ तरह का रिवार्ड दे सकता है एक एम्प्लॉई को, और इसके अलावा कोअर्सिव पावर होती है, एक ऐसी पावर होती है कि जब एक शख्स जो है वो पोजीशन ऑफ पावर में होता है तो वो क्या करता है, इस्तेमाल करता है पनिशमेंट का थ्रेट ताकि फोर्स कर सके सबऑर्डिनेट को। और एक्सपर्ट पावर होती है, एक्सपर्ट पावर आती है जब हाई लेवल ऑफ नॉलेज होती है, जो एक्सपर्टीज़ का एरिया होता है, आपकी एक्सपर्टीज़ का जो एरिया है उसके अंदर अगर आपके पास हाई लेवल ऑफ नॉलेज होगी तो एक्सपर्ट पावर होगी आपके पास। और इन्फॉर्मेशन पावर होती है, ये पावर जो है वो बेस करती है कंट्रोल करने के ऊपर, उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना जिसकी दूसरों को ज़रूरत पड़ती है ताकि वो पहुंच सकें अपने गोल तक, अपने इंपॉर्टेंट गोल तक। और रेफरेंट पावर होती है, रेफरेंट पावर ये नहीं होती कि लीडर जो है वो कमांड करे दूसरों को, बल्कि एक ऐसी चीज़ होती है जो कि लीडर अर्न करता है केस ऑन केस, केस बाय केस बेसिस के ऊपर ओवर टाइम। सो रेफरेंट पावर जो है वो एबिलिटी होती है एक लीडर की या बॉस की कि वो इन्फ्लुएंस करे एक एम्प्लॉय को थ्रू रिस्पेक्ट, एडमायरेशन, इन्फ्लुएंस। सो डिफरेंट जो है वो रिएक्शन सामने आते हैं डिफरेंट पावर का इस्तेमाल करने से। डिफरेंट पावर का इस्तेमाल
किया जाएगा तो डिफरेंट उसके जो है रिएक्शन देखने में आएंगे। कोर्सिव पावर होगी पनिशमेंट वाली तो रेजिस्टेंस होगी, लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन या रिवार्ड होगी तो कंप्लाइंस होगी, लोग जो है वो सुनेंगे, और रेफरेंट या एक्सपर्ट पावर होगी तो कमिटमेंट होगी। सो लीडरशिप स्कूल्स के अंदर ट्रेड मॉडल है, बिहेवियरल मॉडल है, मिशिगन जिसके अंदर मिशिगन स्टडीज़ है, ओहायो स्टेट स्टडीज़ है, लीडरशिप ग्रिड है, और सिचुएशनल कंटिजेंसी मॉडल्स में लीडरशिप कंटिनम है, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर थ्योरी है, पाथ गोल थ्योरी है, वी रूम मॉडल है, और द लीडर मेंबर एक्सचेंज अप्रोच है। सो सर्च फॉर लीडरशिप ट्रेड्स, इस अप्रोच के मुताबिक कुछ बेसिक ट्रेड्स होते हैं लीडर्स के अंदर जो उनको डिफरेंट बनाते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं नन लीडर्स से। कुछ ऐसे ट्रेड्स पाए जाते हैं लीडर्स में जो उनको मुख्तलिफ बनाते हैं नन लीडर्स से। सो अप्रोच जो है वो इम्प्रैक्टिकल दिखाई देती है, लेकिन कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जो होने चाहिए, और वीकनेसेस होने के बावजूद लीडर्स को आज के दौर में अक्सर जो है वो चूज़ किया जाता है वेरियस ट्रेड्स के ऊपर। सो ट्रेड्स क्या है? वो है इंटेलिजेंस, सुपरवाइजरी एबिलिटी होना सुपरवाइज करने की दूसरों को, और इनिशिएटिव लेना, ड्राइव, और इसके अलावा इंडिविजुअलिटी यानी कि मैं दूसरों से अलग हूँ, और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, रिस्क टेकर होना, रिस्क ऐसा होना कि जो कि रिस्क ले सके, मोटिवेटेड हुआ हो वो, और इसके अलावा हार्ड वर्किंग कर सके वो, और सेल्फ एश्योरेंस हो। सो दूसरा कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेगा बल्कि सेल्फ एश्योरेंस हो। और ये जो है पोल्का का ए है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड एश्योरेंस के अंदर ए जो है एश्योरेंस वाला वो यही है, सेल्फ एश्योरेंस, ये वही चीज़ है। सो उसके बाद है फिर लीडरशिप बिहेवियर, मिशिगन स्टडीज़। सो ये स्टडी जो है वो आइडेंटिफाई करती है दो ब्रॉड लीडरशिप स्टाइल, एक एम्प्लॉय ओरिएंटेशन और एक प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। इसके बाद है फिर ओहायो स्टेट स्टडीज़। सो इसके मुताबिक कंसिडरेशन और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर जो है ये दो डायमेंशन है लीडर बिहेवियर के, आइडेंटिफाई हुए एज अ रिजल्ट ऑफ ओहायो स्टेट लीडरशिप स्टडी। सो जो फाइंडिंग हुई इस इन स्टडीज़ की, ओहायो स्टेट स्टडीज़, इसके मुताबिक लीडर्स ने एग्जिबिट किए दो तरह के बिहेवियर, वही वाले जो आपको बताए गए कि दो तरह के बिहेवियर जो वो लीडर्स ने एग्जिबिट किए। एक तो पीपल ओरिएंटेड यानी कि कंसिडरेशन, और टास्क ओरिएंटेड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। सो अब लीडरशिप ग्रिड आपके सामने मौजूद है, जहाँ पर कंसर्न फॉर पीपल एक तरफ है तो एक तरफ कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है। सो एम्पावरिश मैनेजमेंट देखें तो दोनों ही 1-1 है, कंट्री क्लब मैनेजमेंट देखें तो वहाँ कंसर्न फॉर पीपल तो 9 है लेकिन कंसर्न फॉर प्रोडक्शन सिर्फ 1 है, मिडिल ऑफ द रोड में दोनों 5-5 हैं, टीम मैनेजमेंट में दोनों 9-9 है, जबकि अथॉरिटी कंप्लायंस में कंसर्न फॉर प्रोडक्शन तो 9 है लेकिन कंसर्न फॉर पीपल सिर्फ 1 है। लेसन नंबर 38, बिहेवियरल थ्योरीज। ये थ्योरीज बताती हैं बिहेवियर के बारे में कि कैसे जो है वो आपने बिहेव करना होगा किस सिचुएशन के अंदर ताकि गोल्स को अचीव किया जाए। सो बिहेव करना एक तरीके से ताकि बिहेव इन अ वे टू अचीव गोल्स। सो क्या बिहेवियर होता है लोगों का गिवन सिचुएशन के अंदर। सो बिहेवियरल मॉडल में आयोवा स्टडीज़, मिशिगन स्टडीज़, ओहायो स्टेट स्टडीज़ और लीडरशिप ग्रिड शामिल है। सो आयोवा स्टडीज़ परफॉर्मेंस जो है वो रिक्वायर्ड होती है परफॉर्म करने के लिए गोल को, परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म गोल्स। सो एक्सप्लोर किया गया 3 लीडरशिप स्टाइल को जो कि रिलेट करते हैं परफॉर्मेंस से। एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल जिसके अंदर लीडर जो है वो डिक्टेट करता है वर्क मेथड्स को, डिक्टेट यानी कि डिक्टेशन, और डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है, ये डेमोक्रेसी की तरह होता है, इन्वॉल्व किया जाता है स्टाफ को डिसीजन मेकिंग में, और लेसेस फेयर स्टाइल होता है यानी कि दिया जाता है ग्रुप को कंप्लीट फ्रीडम। मिशिगन स्टडीज़ के अंदर इसमें क्या होता है कि यानी कि एम्प्लॉयर को कहाँ फोकस करना चाहिए, जॉब के ऊपर या एम्प्लॉय पे। सो ओहायो स्टेट स्टडीज़ में सजेस्ट किया गया कि आइडियल यही है लीडर के लिए कि वो कंबाइन करे जॉब सेंटर और एम्प्लॉयज़। सो लीडरशिप ग्रिड, अब लीडरशिप ग्रिड के अंदर 5 चीज़ें हैं और 2 चीज़ों को सामने रखते हुए कंसर्न फॉर पीपल और प्रोडक्शन को। कंट्री क्लब मैनेजमेंट है, केयर होती है लोगों के लिए। सो यहाँ पर 9 कंसर्न फॉर पीपल है लेकिन कंसर्न फॉर प्रोडक्शन 1 है। एम्पावरिश मैनेजमेंट में दोनों ही 1-1 है, और मिडिल मैनेजमेंट में मिडिल में है।
प्रोडक्शन, कंसर्न और पीपल और टीम मैनेजमेंट दोनों जो है वो 9 है, और अथॉरिटी जो है कंप्लाइंस यहाँ पर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन 9 है, लेकिन कंसर्न फॉर पीपल जो है वो सिर्फ 1 है। सो बेसिक अजम्पशन, कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप के बेसिक अजम्पशन, लीडर की जो इफेक्टिवनेस होती है डिपेंड करती है सिचुएशन पे, और लाजमी जो है वो आइसोलेट किया जाए, इनके सेपरेट किया जाए सिचुएशनल कंडीशन या कंटिजेंसीज। सो लीडरशिप स्कूल सिचुएशनल कंटिजेंसी मॉडल्स, इसके अंदर है फील्डर्स मॉडल, पाथ गोल मॉडल, हर्सी एंड ब्लैंचार्ड लीडरशिप अप्रोच और लीडर मेंबर एक्सचेंज मॉडल। सो सिचुएशनल थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी जो है वो सजेस्ट करती है कि कोई भी सिंगल लीडरशिप स्टाइल जो है वो बेस्ट नहीं है, इंस्टेड ये डिपेंड करता है कि किस तरह का लीडरशिप स्टाइल और स्ट्रेटजी जो है वो बेस्ट सूट है टास्क को। सो डिपेंड करता है कि कैसा लीडरशिप स्टाइल और स्ट्रेटजी जो है वो सूट करती है टास्क को। सो फील्डर्स कंटिजेंसी थ्योरी, इसके मुताबिक ग्रुप परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है वो आप यूज़ करते हैं किस सिचुएशन के अंदर। और उसके बाद है फिर पुटिंग लीडर्स इन द राइट सिचुएशन। सो लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर है सिचुएशनल फेवरेबलनेस एंड मैचिंग लीडरशिप स्टाइल टू सिचुएशन। अब एक एक करके ये देखते हैं। लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर, सो इससे मुराद वो शख्स होता है जिसके साथ आप जो है वो बहुत कम जो है काम करना चाहते हैं। और सिचुएशनल फेवरेबलनेस का मतलब क्या, एक लीडर जो कि ज़्यादा ट्रस्टेड होता है और ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है ग्रुप के अंदर, वो ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन में होता है उस लीडर के मुकाबले में जो ट्रस्टेड नहीं होता। और 3 फैक्टर्स हैं, लीडर मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर और पोजीशन पावर। सो टास्क स्ट्रक्चर यानी कि क्या टास्क जो है वो वेल स्ट्रक्चर है, और पोजीशन पावर जो है वो यानी पावर जो कि लीडर यूज़ करते हैं ताकि इन्फ्लुएंस करे लोगों को। सो सिचुएशनल फेवरेबलनेस में यहाँ पे हमें 7 तरह की सिचुएशन है, और इसके अलावा पावर पोजीशन है, और पोजीशन पावर है, टास्क स्ट्रक्चर और लीडर मेंबर रिलेशंस है। सो यहाँ पे 4 ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर गुड है लीडर मेंबर रिलेशन, और 3 ऐसी हैं जहाँ पर पुअर है लीडर मेंबर रिलेशन। और टास्क स्ट्रक्चर कुछ में हाई है, कुछ में लो है, पोजीशन पावर कुछ में स्ट्रॉन्ग है, कुछ में वीक है। सो टास्क ओरिएंटेड लीडर्स वर्क करते हैं फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन के ऊपर, और रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर वर्क बेस्ट करते हैं मॉडरेट कंडीशन के ऊपर। सो पाथ गोल थ्योरी, सो लीडरशिप स्टाइल है सबऑर्डिनेट और एनवायरमेंटल कंटिजेंसी और आउटकम। सो यहाँ पे एक और तरीके से दिखाया गया है 4 लीडरशिप स्टाइल हैं, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव, अचीवमेंट ओरिएंटेड, और क्या सबऑर्डिनेट फैक्टर्स हैं और एनवायरमेंटल वेरिएबल्स है। सबऑर्डिनेट फैक्टर्स में परसीव्ड एबिलिटी है, लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सपीरियंस है, और एनवायरमेंटल वेरिएबल में टास्क स्ट्रक्चर, फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम और प्राइमरी वर्क ग्रुप। और आउटकम जो हम चाहते हैं, और हम आउटकम चाहते हैं, वी वांट आउटकम इन सबऑर्डिनेट परफॉर्मेंस एंड सबऑर्डिनेट सेटिस्फेक्शन। सो डायरेक्टिव स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल में डायरेक्टिव स्टाइल यानी कि क्लैरिफाई करना जो आप चाहते हैं। सपोर्टिव के अंदर आप जो है फ्रेंडली हो जाते हैं एंड अप्रोचेबल टू सबऑर्डिनेट, और पार्टिसिपेटिव में अलाउ करना पार्टिसिपेशन एम्प्लॉय की, और अचीवमेंट ओरिएंटेड यानी कि गोल सेट है, लेट अचीव द गोल। सो कब इस्तेमाल, व्हेन टू यूज़ लीडरशिप स्टाइल। सो डायरेक्टिव लीडरशिप का हो तब जब अनस्ट्रक्चर टास्क हो, इनएक्सपीरियंस वर्कर हो, वर्कर लो परसीव एबिलिटी के साथ हो, वर्कर जो है वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल के साथ हो, और अनक्लियर इनफॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम हो। पार्टिसिपेटिव स्टाइल हो जब एक्सपीरियंस वर्कर हो, वर्कर जो है वो हाई परसीव एबिलिटी के साथ हो, वर्कर जो है वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के साथ हो, वर्कर जो है वो सेटिस्फाई ना हो एक्सटर्नल रिवार्ड से, और कॉम्प्लेक्स टास्क हो। सपोर्टिव लीडरशिप में तब जब स्ट्रक्चर्ड सिंपल रेपिटेटिव टास्क हो, स्ट्रेसफुल फ्रस्ट्रेटिंग टास्क हो, जब वर्कर लैक करे कॉन्फिडेंस, और क्लियर फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम, और अचीवमेंट ओरिएंटेड जब अनचैलेंजिंग टास्क हो। सो हर्शी एंड ब्लैंचार्ड्स सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। सो वर्कर रेडीनेस की हाउ वर्कर आर रेडी एंड leadership style, what leadership style will I use? So task behavior and relationship behavior 2 डायमेंशन है।
टास्क बिहेवियर एंड रिलेशनशिप बिहेवियर। सो टेलिंग होता है जिसके अंदर हाई टास्क बिहेवियर, लो रिलेशनशिप बिहेवियर। सेलिंग के अंदर हाई टास्क बिहेवियर और हाई रिलेशनशिप बिहेवियर, और पार्टिसिपेटिंग में लो टास्क बिहेवियर, हाई रिलेशनशिप बिहेवियर। डेलीगेटिंग में लो टास्क बिहेवियर और लो रिलेशनशिप बिहेवियर। सो कौन सा लीडरशिप स्टाइल आप यूज करेंगे, सेलिंग, टेलिंग, डेलीगेटिंग या पार्टिसिपेटिंग? सो जो टेस्ट हैं थ्योरी के, उनसे जो है वो डिसअपॉइंटेड रिजल्ट्स आए हैं। उसके बाद है लीडर मेंबर एक्सचेंज, यानी कि कैसे लीडर और सबऑर्डिनेट्स जो है वो अटैच हैं एक दूसरे के साथ। सो आउट ग्रुप और इन ग्रुप है। इन ग्रुप से मुराद वो लोग जो करीब हैं लीडर के, और आउट ग्रुप से मुराद वो लोग जो दूर हैं लीडर से। सो आउट ग्रुप के अंदर सबऑर्डिनेट आपको दिखाया जा रहा है, कुछ लोग आउट ग्रुप हैं जो दूर हैं लीडर से, और इन ग्रुप दिखाया जा रहा है जो करीब हैं लीडर से। सो कटिंग एजेस अप्रोच टू लीडरशिप या फिर स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। नाउ द लेसन नंबर 39। इसके अंदर सबसे पहले स्ट्रैटेजिक लीडरशिप मॉडल। डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल आपको दिखाए जा रहे हैं जिनकी डिटेल बाद में आएगी। सो स्ट्रैटेजिक लीडरशिप कैसे है? विजनरी लीडरशिप, करिश्मेटिक लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है वो हेल्प करती है लीडर को अचीव करने में स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। सो अब सबसे पहला लीडरशिप स्टाइल जो है वो है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल होता है जिसमें लीडर जो है वो प्रमोट करता है कंप्लाइंस को, किस तरीके से? रिवार्ड्स और पनिशमेंट के ज़रिए। सो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो है वो बेस करता है एक्सचेंज प्रोसेस के ऊपर, और यूज़ किया जाता है रिवार्ड और पनिशमेंट का मोटिवेशन के लिए, जो कि पीछे भी आपको बताया गया था। और बहुत ज़्यादा रिलाई किया जाता है डिसिप्लिन के ऊपर, और थ्रेट दिया जाता है ताकि इम्प्रूव किया जा सके परफॉर्मेंस को। और ये इतना इफेक्टिव नहीं है जितना ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है। सो नाउ द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या है? एक ऐसा स्टाइल लीडरशिप का जो कि इंस्पायर करता है पॉजिटिव चेंज उनके अंदर जो फॉलो करते हैं। सो प्रोफाउंड इफेक्ट होता है फॉलोअर्स के ऊपर, और अटेंशन पे की जाती है जो कंसर्न होता है फॉलोअर्स का, यानी कि फॉलोअर्स की फ़िक्र। और इसके अलावा चेंज किया जाता है फॉलोअर्स की जो अवेयरनेस है उसको चेंज किया जाता है। जैसे कि ये जो इश्यूज़ हैं हमारी कंपनी के, ये इशू है कंपनी के। सो चेंज किया जाता है फॉलोअर्स की अवेयरनेस को, और एक्साइट किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है फॉलोअर्स को कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं, और इसको ट्रांजैक्शनल लीडरशिप के ऊपर बनाया गया है। और एक अच्छा जो है वो सबूत है इस लीडरशिप स्टाइल की सुपीरियरिटी का, बरतरी का। सो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है ये गोज़ बियॉन्ड है करिश्मेटिक लीडरशिप के, यानी कि ये उससे बालातर है, और ये डिफरेंट है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप से। सो जो कंपोनेंट है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के वो है करिश्मेटिक लीडरशिप, या फिर आइडियलाइज इन्फ्लुएंस है, इंस्पायरेशनल मोटिवेशन है, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन है, और इसके अलावा इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन। सो करिश्मेटिक लीडरशिप ये ऐसे लीडर होते हैं जो कि जब ये टॉक करते हैं तो लोग जो है वो इनको सुनना चाहते हैं, पीपल लाइक टू लिसन देम। और करिश्मेटिक लीडरशिप एक ऐसा लीडरशिप होती है जिसमें लीडर जो है वो यूज़ करता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, पर्सुएसिवनेस को और चार्म को, ताकि दूसरों को इन्फ्लुएंस करें। और करिश्मेटिक लीडर्स जो है वो क्रिएट करते हैं एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप लीडर्स और फॉलोअर्स के दरमियान, और ये आर्टिकुलेट करते हैं, वाज़े करते हैं क्लियर विजन को जो कि बेस करता है वैल्यूज़ के ऊपर, और कम्युनिकेट करते हैं हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, और डिस्प्ले करते हैं कॉन्फिडेंस को फॉलोअर्स की एबिलिटी के अंदर। अच्छा, करिश्मेटिक लीडर जो होते हैं एथिकल भी होते हैं और अनएथिकल भी होते हैं। सो एथिकल करिश्मेटिक जो होते हैं ये डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के फीडबैक के लिए ओपन रहते हैं, दूसरों के कंट्रीब्यूशन को भी रिकग्नाइज करते हैं, शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन, और कंसर्न इनका जो होता है इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप होता है उसके साथ, यानी कि उसके फिक्रमंद होते हैं जो इंटरेस्ट होता है ग्रुप का उसके साथ भी। जबकि इसके मुकाबले में अनएथिकल करिश्मेटिक होते हैं, गैर अखलाकी, यानी कि जिनको हम कह लें। सो ये कंट्रोल करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि ऑपरेट करते हैं फॉलोअर्स को, और सिर्फ इनको पॉजिटिव फीडबैक चाहिए होता है, नेगेटिव नहीं चाहिए होता, उसके लिए तैयार नहीं रहते ये। और ये मोटिवेटेड होते हैं सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट से, यानी कि अपने सिर्फ ज़ाती मफाद से मोटिवेटेड होते हैं ये। नाउ द लेसन नंबर 40। सो विजनरी लीडरशिप।
विजनरी लीडर जो होते हैं इनके पास पावर होती है फ्यूचर देखने की। फ्यूचर देखने की पावर का ये मतलब नहीं होता कि उनके कोई वो फिल्म देख लेते हैं फ्यूचर की, बल्कि वो अंदाज़ा कर लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो ये विजन देख सकते हैं जो दूसरे नहीं देख सकते। और विजनरी लीडर्स जो होते हैं ये हमेशा इम्प्रूव करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन को। सो इनके पास एबिलिटी होती है कि विजन को जब ये देखते हैं तो इनके पास ये भी एबिलिटी होती है कि ये उसको एक्सप्लेन करें दूसरों को, और एक्सप्रेस करें विजन को वर्बली भी, वर्ड से भी अपने, और बिहेवियरली भी, बिहेवियर से भी, और अप्लाई करें विजन को डिफरेंट लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट तक। तो उसके बाद है टीम लीडरशिप। इसके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल हैं वो जैसे कि पेशेंस होना, इंफॉर्मेशन शेयर करने की, यानी कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है आप उसको शेयर करें दूसरों के साथ। और इसके अलावा एबिलिटी होना दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करने की, और उनको अथॉरिटी दी जाए और अंडरस्टैंड किया जाए कि कब इंटरवीन करना है। सो जेंडर एंड लीडरशिप। सो जब रेट किया पीयर्स ने, एम्प्लॉयज़ ने और बॉसेस ने, तो वुमेन एग्जीक्यूटिव्स जो थी उनको ज़्यादा बेटर स्कोर मिला मेल एग्जीक्यूटिव्स के मुकाबले में। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंस इन इफेक्टिवनेस इंक्लूड, सो फ्लेक्सिबिलिटी, टीम वर्क, ट्रस्ट और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो रिप्लेस कर रही है रिगिड स्ट्रक्चर, कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअलिज्म, कंट्रोल और सीक्रेसी को। सो वुमेन मैनेजर जो है वो बेटर लिसन करती हैं, बेटर मोटिवेट करती हैं और प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट मैन के मुकाबले में। लेकिन ये अज्यूम नहीं किया जा सकता कि वुमेन स्टाइल जो है वो हमेशा ही बेटर हो, ये भी अज्यूम नहीं किया जा सकता। और कोई भी एक लीडरशिप स्टाइल जो है वो बेस्ट नहीं हम कह सकते कि वो बेस्ट है। सो लीडरशिप स्टाइल इन डिफरेंट कंट्रीज। सो इफेक्टिवनेस जो है वो लीडरशिप स्टाइल की इन्फ्लुएंस होती है नेशनल कल्चर से, उसका भी असर पड़ता है। और ज़्यादातर लीडरशिप की जो थ्योरीज हैं वो डेवलप्ड हुई हैं यूएस के अंदर, और एम्फेसाइज किया गया फॉलोअर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, ना कि राइट्स के ऊपर। स्ट्रेस किया गया रैशनैलिटी के ऊपर, ना कि स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। सो व्हाट वुड यू डू? सपोज करें कि आप जो है वो सीईओ हैं यूनिक फूड कंपनी के, और आपकी जो सक्सेस है वो बेस करती है आपकी रेपुटेशन के ऊपर, स्टाफ के ऊपर, लेकिन बिजनेस जो है वो नीचे जा रहा है और एम्प्लॉय बेनिफिट जो है एक्सपेंसेस उनके अंदर इजाफा हो रहा है। सो आपके पास 3 ऑप्शन हैं। एलिमिनेट कर दिया जाए हेल्थ बेनिफिट्स को, ढूंढा जाए एक चीपर प्लान को, या फिर पास किया जाए कॉस्ट को एम्प्लॉय तक। सो कैसे जो है वो आप बेहतर जो है वो, हाउ कैन यू बेस्ट मेक दी टफ डिसीजन, कैसे आप बेहतर बनाते हैं टफ डिसीजन को, और हाउ इन्वॉल्व शुड योर एम्प्लॉयज बी इन मेकिंग इट। सो अंडरस्टैंडिंग ग्रुप बिहेवियर। सो लोग क्यों ज्वाइन करते हैं ग्रुप्स को, क्या वजूहत होती हैं ग्रुप्स को ज्वाइन करने की? एक तो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन होती है, लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और ये एक नेचुरल सी बात है। कुछ लोगों के साथ अट्रैक्ट होते हैं। और ग्रुप एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ होती हैं ग्रुप की वो उनको अपील करती हैं ज्वाइन करने के लिए, अपील करती हैं कि वो ग्रुप को ज्वाइन करें, जो एक्टिविटीज़ होती हैं ग्रुप की। और ग्रुप गोल्स जो है वो मोटिवेट करते हैं। और नीड सेटिस्फेक्शन, यानी कि एफिलिएशन की जो है वो भी एक नीड है। सो व्हाट मेक्स पीपल ज्वाइन ग्रुप, क्यों लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं? सिक्योरिटी की वजह से, सेल्फ स्टीम की वजह से, पावर की वजह से, पावर और स्टेटस की वजह से भी, एफिलिएशन की वजह से भी, और गोल अचीव करने की वजह से भी। सो फाउंडेशन ऑफ ग्रुप्स, 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो है वो मिलके काम करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं। आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और आप इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं। सो ग्रुप क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स जो है इंटरेक्टिंग और इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल आपस में मिलते हैं ताकि वो अचीव करें एक पर्टिकुलर गोल। तो क्योंकि ग्रुप के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, और ग्रुप फॉर्मल भी होते हैं, इनफॉर्मल भी होते हैं। फॉर्मल वो होते हैं जो कि ऑफिशियली क्रिएट किए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करती है एक ख़ास पर्पस के लिए, और इसके अंदर कमांड और टास्क ग्रुप हैं। टास्क ग्रुप परमानेंट और टेम्परेरी होते हैं। टास्क ग्रुप जो होता है ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको बनाया जाता है सर्टेन टास्क के लिए। और इनफॉर्मल ग्रुप जो होता है ये ऐसा ग्रुप होता है जो कि एस्टेब्लिश एम्प्लॉय करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती, एम्प्लॉय करते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट ग्रुप है, फ्रेंडशिप ग्रुप्स हैं। सो क्रॉस फंक्शनल टीम्स होती हैं जिसके अंदर डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ के लोग होते हैं। और फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप के अंदर ऐसा ग्रुप होता है लोगों का जो कि कॉमन फंक्शनल एक्सपर्टीज़ के साथ। और इसके अलावा इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ खुद बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाती।
लेसन नंबर 41 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। सो फॉर्मिंग, जिसको हम ओरिएंटेशन भी कह सकते हैं। इसमें ग्रुप मेंबर जो है वो लर्न करते हैं, सीखते हैं व्हाट टू डू, हाउ द ग्रुप इज गोइंग टू ऑपरेट, और क्या एक्सपेक्टेड और क्या एक्सेप्टेबल, डिफाइन किया जाता है ग्रुप के पर्पस को, स्ट्रक्चर को, लीडरशिप को। स्टॉर्मिंग आ जाता है। स्टॉर्मिंग के अंदर क्या होता है कि जहाँ पर डिस्प्यूट और कंपटीशन जो है वो आर एट इट्स ग्रेटेस्ट, बहुत ज़्यादा होता है। सो और कॉन्फ्लिक्ट होता है कि कौन कंट्रोल करेगा ग्रुप को। फिर नॉर्मिंग आ जाता है। नॉर्मिंग के अंदर क्या होता है कि ग्रुप जो है वो फन और एंजॉयबल बन जाता है, और ग्रुप इंट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। और उसके बाद आया था फिर परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग में ग्रुप जो है वो रियली यूनाइटेड हो जाता है, मेंबर फ्लेक्सिबल होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है, ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर। और फिर क्लोजर आ जाता है, एडजोरिंग स्टेज, यानी कि क्लोजर होता है इसमें। ग्रुप जो है वो प्रिपेयर होता है डिसबैंड के लिए, और प्रोजेक्ट इज कमिंग टू एन एंड। और उसके बाद अब आप यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि डिफरेंट स्टेजेस के अंदर मेंबर्स किस तरह से होते हैं, प्री स्टेज, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजोरिंग के अंदर। सो टर्निंग ग्रुप इनटू इफेक्टिव टीम। वर्क ग्रुप क्या है? ग्रुप है लोगों का जो कि मिलकर काम करते हैं। और वर्क टीम क्या है? वर्क टीम भी एक ग्रुप है लोगों का जहाँ पे मिलकर काम करते हैं ताकि अचीव करें सेंट्रल गोल। सो ये फर्क है वर्क टीम और वर्क ग्रुप में। लेकिन वर्क टीम के अंदर जो सिनर्जी होती है, सिनर्जी पाई जाती है, यानी कि एक और एक दो लोग मिलते हैं जब, तो वर्क टीम के अंदर वो दो नहीं बल्कि 3 या 4 लोगों का काम कर जाते हैं, जबकि वर्क ग्रुप में एक और एक दो मिलकर सिर्फ 2 का ही काम मुश्किल से कर पाते हैं। सो टीम में और वर्क में ये बहुत बड़ा फ़र्क है। सो वर्क टीम जो एक फॉर्मल ग्रुप है जो कि इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल से मिलके बनता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं गोल अटेनमेंट के लिए। सो क्यों टीम्स पॉपुलर होती जा रही हैं? टीम्स की पॉपुलर होने की वजूहात हैं कई सारी जो आपको बताई जा रही हैं। पहली वजह है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होना, दूसरी वजह है कि एम्प्लॉय का टैलेंट का इस्तेमाल करना, तीसरी वजह है कि फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा होगी, चौथी वजह है मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज ज़्यादा हैं। सो अब कंपैरिजन दिखाया जा रहा है ग्रुप और वर्क टीम के दरमियान। गोल की अगर हम बात करें तो शेयर इन्फॉर्मेशन होती है वर्क ग्रुप में, और वहाँ पर टीम में कलेक्टिव परफॉर्मेंस होती है। सिनर्जी की अगर हम बात करें, जो बहुत अहम चीज़ है वर्क ग्रुप में, वो न्यूट्रल पाई जाती है, यानी एक और एक दो लोग होंगे तो वो मुश्किल से 2 का ही काम करेंगे, या तो ये चीज़ न्यूट्रल हो गई। और नेगेटिव ये हो गया कि एक और एक दो लोग मिलकर 2 का भी काम नहीं कर पा रहे। जबकि वहाँ पर वर्क टीम में सिनर्जी पॉजिटिव पाई जाती है, न्यूट्रल नहीं बल्कि पॉजिटिव, यानी कि एक और एक दो लोग जब मिलेंगे तो वो कम से कम 3 या 4 लोगों तक का काम कर सकेंगे, जो वर्क टीम में ये बड़ी अहम चीज़ है। और अकाउंटेबिलिटी वहाँ पर वर्क ग्रुप में सिर्फ इंडिविजुअल होती है, यहाँ पर इंडिविजुअल भी होती है और म्यूचुअल भी होती है। और स्किल्स जो है वहाँ पर रैंडम होते हैं और वैलिड होते हैं, जबकि वर्क टीम में स्किल जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। सो डेवलपिंग एंड मैनेजिंग इफेक्टिव टीम। सो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एक इफेक्टिव टीम के? क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? क्लियर गोल और रिलेवेंट स्किल्स, इसके अलावा म्यूचुअल ट्रस्ट, इनके मेंबर्स जो होते हैं कॉन्फिडेंस होते हैं एक दूसरे की एबिलिटी, कैरेक्टर, इंटीग्रिटी में, और यूनिफाइड कमिटमेंट यानी कि लॉयल्टी और डेडिकेशन होना टीम को, और अच्छी कम्युनिकेशन, मैसेज जो है वो रेडिली अंडरस्टूड हो। सो ट्रेड्स क्या हैं सक्सेसफुल टीम के? वो हैं कॉमन पर्पस और गोल का स्पेसिफिक होना, लीडरशिप और स्ट्रक्चर, और अकाउंटेबिलिटी और इवैल्यूएशन और रिवार्ड। सो टाइप्स हैं टीम की। एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम सॉल्व करती है एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को। और मैनेजमेंट टीम की अगर हम बात करें तो जैसे कि 3 मैनेजर को मिला के एक टीम बना दी गई। और वर्क टीम होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है डेली वर्क की, ऑर्गेनाइजेशन के। और क्वालिटी सर्कल होता है। क्वालिटी सर्कल जो होता है एक वॉलंटियर ग्रुप होता है जिसके अंदर वर्कर्स और सुपरवाइजर होते हैं जो कि मीट करते हैं ताकि डिस्कस करें कॉमन वर्क प्लेस प्रॉब्लम्स को। और स्पेशल काइंड्स हैं टीम की, जैसे कि क्रॉस फंक्शनल टीम होती है जिसके अंदर डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ के लोग होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस वगैरह। और वर्चुअल टीम्स होती हैं जो कि कनेक्टेड होती हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। और प्रोजेक्ट टीम होती है जो कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होती है। सो क्रॉस फंक्शनल टीम में क्या होता है कि जब एम्प्लॉय होते हैं डिफरेंट फंक्शनल एरिया से, तो अटैक किया जाता है प्रॉब्लम को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि डिफरेंट फंक्शनल एरिया के लोग होते हैं और ज़्यादा आइडियाज़ और अल्टरनेटिव सोल्यूशन जनरेट होते हैं। वर्चुअल टीम होती है तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी के जरिए कनेक्ट होती है टीम। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्कर होता है जो कम्युनिकेट करते हैं और वर्क करते हैं मिल के, लेकिन डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए। और प्रोजेक्ट टीम होती है, ऐसी टीम होती है जो कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होती है, इसका स्टार्टिंग और एंड डेट होती है। और टीम की साइज़ की अगर हम बात करें तो टीम का साइज़ जो है वो परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए बनाया जाता है। जहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस होगी उतना ही साइज़ बनाए रखा जाएगा। और कॉन्फ्लिक्ट अब आ गया है। कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मली ट्रेडिशनल व्यू तो यही कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो बुरी चीज़ है इससे बचना चाहिए, लेकिन ऑप्टिमल लेवल का कॉन्फ्लिक्ट बेहतर होता है परफॉर्मेंस के लिए। ऑप्टिमल लेवल का अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। लेक्चर नंबर 42, अंडरस्टैंडिंग मैनेजरियल कम्युनिकेशन। सो
कम्युनिकेशन क्या है, जितनी भी चीज़ें मैनेजर करता है उन तमाम के अंदर कम्युनिकेशन शामिल होती है, और इनफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर होती है तो वो ही बुनियाद बनती है कई सारी मैनेजरियल प्रॉब्लम की। असल में कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन जो है वो प्रोसेस है ट्रांसमिट होने का इन्फॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। तो मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होती है जब ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। जिस मतलब के साथ एक मैसेज को सेंडर ने भेजा है उसी मतलब के साथ अगर उसको रिसीवर रिसीव करता है और समझता है तो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। अगर रिसीवर उसका कुछ और मतलब निकालता है तो फिर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा और कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। उसके बाद है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो कि लोगों के दरमियान होती है, और ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होती है। इनके तमाम वो पैटर्न्स, नेटवर्क और सिस्टम कम्युनिकेशन के जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। कम्युनिकेशन रोल्स है, इंटरपर्सनल है जिसके अंदर फिगर हेड, लीडर और लिजान है। इन्फॉर्मेशनल है जिसके अंदर स्पोक पर्सन, मॉनिटर, डिसेमिनेटर है। डिसीजनल है जिसमें एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर और नेगोशिएटर है। अब आपके सामने मैनेजरियल कम्युनिकेशन की कुछ परसेंटेजेस यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, पाई चार्ट है। और टूअर्स जो है वो 3%, डेस्क वर्क जो है वो 26 है, टेलीफोन कॉल जो है वो 9% है, स्केड्यूल्ड मीटिंग 50% और अनस्केड्यूल्ड 12%। फंक्शंस क्या है मैनेजर कम्युनिकेशन के क्या फंक्शन होते हैं? एक तो कंट्रोल होता है, टास्क गिवन, और इसके अलावा मोटिवेशन की जाती है कम्युनिकेशन के ज़रिए, और इन्फॉर्मेशन हासिल की जाती है, फीडबैक वगैरह होता है। और इमोशनल एक्सप्रेशन, जब फेस टू फेस मीटिंग होती है तो इमोशन जो है वो फेस के ऊपर दिखाई दे रहा होता है। अब आपके सामने कम्युनिकेशन प्रोसेस है, सेंडर होता है जो कि मैसेज को एनकोड करते हुए सेंड करता है, और मीडियम के ज़रिए मैसेज जो है वो ट्रांसमिट होता है, और डिकोड करता है उसको रिसीवर। लेसन नंबर 43, इसके अंदर सबसे पहले है इंफॉर्मेशन रिचनेस ऑफ चैनल। तो कौन सा चैनल सबसे ज़्यादा रिच है? फेस टू फेस डिस्कशन सबसे ज़्यादा रिच है, क्योंकि इसके अंदर इमीडिएटली जो है वो रिजल्ट मिल जाता है, और उससे कम आता है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, और उससे कम है रिटन लेटर और मेमो, और उससे कम है फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट्स, और उससे कम है फॉर्मल न्यूमेरिक डॉक्यूमेंट्स। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन ऐसी होती है जिसके अंदर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो रिटन हो या ओरल हो, कम्युनिकेट करने के लिए। अब जैसे मैं आपसे जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ ये वर्बल कर रहा हूँ, क्योंकि वर्ड्स लिखे हुए भी हैं और ओरल भी। और इसके अलावा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जिसके अंदर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर यानी इशारे वगैरह का इस्तेमाल भी किया जाता है। वर्ड्स के अलावा दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। कम्युनिकेशन फ्लो जो है वो पैटर्न होता है, कम्युनिकेशन चैनल जो है वो पैटर्न होता है कम्युनिकेशन फ्लो का, जिसके ज़रिए मैनेजर और दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को। और ये वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल है और इनफॉर्मल है। वर्टिकल के अंदर डाउनवर्ड और अपवर्ड होती है। डाउनवर्ड वो होती है जिसमें कम्युनिकेशन जो है वो अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आती है, इनके अपर लेवल मैनेजर से मिडिल या लोअर लेवल मैनेजर की तरफ आती है। और अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है वर्टिकल के अंदर, जिसमें कम्युनिकेशन नीचे लेवल से ऊपर लेवल की तरफ जाती है, सेकेंड लोअर लेवल से मिडिल लेवल या हायर लेवल की तरफ जाती है। और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है। हॉरिजॉन्टल उन एम्प्लॉयज़ के दरमियान होती है जो कि सेम लेवल के ऊपर होते हैं। और इसके अलावा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। इनफॉर्मल ऐसी होती है जो बगैर किसी हिरार्की से हटके होती है, ना तो सेम लेवल ना ऊपर नीचे, बल्कि सबसे हटके होती है। और ये जो कम्युनिकेशन होती है ये जो है कॉरिडोर या कैफेटेरिया वगैरह में होती है। और आप में से जो लोग भी जॉब करते हैं उनको काफ़ी हद तक मालूम होगा ये किस तरह की कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। कैफेटेरिया या कॉरिडोर वगैरह में, और उससे हटके ऑफिस वर्क से हटके। ये जो कम्युनिकेशन होती है इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कि गॉसिप वगैरह होते हैं और या डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा इसके फ़ायदा ये होता है कि प्रोपोगेशन होती है कल्चर की, ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना कल्चर होता है। अब आपके सामने कम्युनिकेशन नेटवर्क है। ये वो पैटर्न होते हैं जिनके ज़रिए मेंबर्स जो है एक ग्रुप के या टीम के कम्युनिकेट करते हैं। व्हील का पैटर्न है। व्हील के अंदर क्या होता है कि जो सीनियर होता है वो दरमियान के अंदर होता है और वो कम्युनिकेट करता है जूनियर्स से, लेकिन जो जूनियर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो ये व्हील कहलाता है। और इसके अलावा चेन होती है। चेन जो है वो यहाँ पर वर्टिकल होती है, ये वर्टिकल चेन ऑफ अथॉरिटी होती है। ये अपवर्ड भी होती है और डाउनवर्ड भी होती है। एम्प्लॉय और मैनेजर जो है वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। और इसके अलावा फिर वाई होती है। वाई के अंदर जो है क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है अपने सबऑर्डिनेट से भी और सुपीरियर से भी, ऊपर के लोगों से भी नीचे के भी लोगों से। इसके अलावा सर्कल होता है जिसमें 5 इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। और इसके अलावा फिर स्पोक होता है।
मोर देन वन चैनल, और इसको हब एंड स्पोक मॉडल भी कहा जाता है। नाउ द बैरियर्स, अब कुछ बैरियर्स आते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। एक तो ये कि फिल्टरिंग होती है, लोग फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं और ये वॉइस को भी स्टॉप कर सकता है। इसके अलावा इमोशन होता है, इमोशन जो होता है वो रियलिटी को छुपा लेता है, जब इमोशनल होता है तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है रियलिटी को। और इसके अलावा सिलेक्टिव परसेप्शन होता है कि मैं सिर्फ इसको सुनूंगा, इसको नहीं सुनूंगा। नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं कि इंसान बात कुछ और कर रहा है लेकिन उसकी वर्ड्स कुछ और है जो वो बोल रहा है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बता रही है। तो इस तरह से नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं। और इसके अलावा लैंग्वेज का फ़र्क होता है, जो ज़बान है वो समझ नहीं आ रही, किसी और ज़बान में बात की जा रही है, वो भी बैरियर बन जाती है। जेंडर स्टाइल से भी फ़र्क पड़ता है, मेल फीमेल के डिफरेंट स्टाइल से भी। उसके बाद फिर ग्रेप वाइन, एक इनफॉर्मल नेटवर्क होता है ये। ये जो है एक कैजुअल और अनऑफिशियल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन की, लेकिन ये एंजाइटी भी प्रोड्यूस करती है, और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है डिसमिनेट करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसको एबॉलिश नहीं किया जा सकता, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि र्यूमर्स जो होती हैं उनको कभी भी पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता। बैरियर्स जो आते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, इंडिविजुअल्स बैरियर भी आते हैं, जैसे कि इन कन्फ्लिक्टिंग या इनकन्सिस्टेंट क्यूज़। जैसे कि आपने कहा कि प्रोजेक्ट जो है वो 6 महीनों में कंप्लीट होगा, जबकि प्रोजेक्ट तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है। और इसके अलावा क्रेडिबिलिटी अबाउट द पर्सन, ये बंदा जब भी बात करता है गलत करता है, और रिलक्टेंट टू कम्युनिकेट, यानी कि बात करना नहीं चाहते। पुअर लिसनिंग स्किल्स होना, अच्छे लिसनिंग स्किल नहीं होना, और प्री डिस्पोजिशन अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि पहले से डिसाइड कर लेना एक शख्स के बारे में, कॉल भी नहीं आई कि वो ये बात करेगा, ये कहेगा। और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स भी होते हैं, स्टेटस या पावर डिफरेंस होता है तो उसकी वजह से फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। परसेप्शन डिफरेंट होता है, समझ डिफरेंट होती है लोगों की, शऊर के अंदर फ़र्क आता है। और इसके अलावा नॉइज़ होती है, और ओवरलोड होना, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जिसको एब्जॉर्ब ना किया जा सके, वो भी बैरियर बन जाती है। कैसे इम्प्रूव किया जाए कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाया जाए? इंडिविजुअल स्किल्स, टू वे कम्युनिकेशन होना, दोनों सेंडर और रिसीवर जो है वो एक दूसरे को सुने, और बी अवेयर होना, लैंग्वेज के से और मीनिंग से मोहतात रहा जाए, जो ज़बान है और उस जो मायने हैं अल्फाजों के, और सेंसिटिव रहा जाए जो रिसीवर और सेंडर दोनों का पर्सपेक्टिव है उससे, और डेवलप किया जाए अच्छे लिसनिंग स्किल्स को। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, इसमें क्या किया जाए, फॉलोअप किया जाए। जब आप मेमो लिखें तो आप कॉल करें और पूछें कि आपको मैसेज रिसीव हुआ है। और इसके अलावा कंसिस्टेंट फ्लो होना इन्फॉर्मेशन का, और अंडरस्टैंड करना रिचनेस ऑफ मीडिया, जो कि पीछे आपको बताया गया था कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा रिच है। रिचनेस ऑफ मीडिया को समझना भी ज़रूरी है कि कौन सा मीडिया कितना रिच है। कैसे टेक्नोलॉजी इफेक्ट करती है मैनेजरियल कम्युनिकेशन? टेक्नोलॉजी की बात, कई सारी कम्युनिकेशन के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे ईमेल है, इंटरनेट है, वॉइस मेल है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ग्रुप मेल है। टेक्नोलॉजी ने जो है वो चेंज कर दिया है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को, और टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है कि डिसमिनेट जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है ज़्यादा क्विकली, और एक चांस मिलता है कोलैबोरेशन के लिए, और तमाम एम्प्लॉय जो वो एक्सेसिबल होते हैं। और इफ़ेक्ट जो है वो आईटी के। ईमेल क्या है? ईमेल आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं और यूज़ भी करते होंगे। इंस्टेंटली जो है वो ट्रांसमिशन होती है रिटर्न मैसेजेस की। इसके अंदर रिटर्न मैसेजेस होते हैं और इंस्टेंट मैसेजेस होते हैं। ये जो है चैट होती है, ऑनलाइन चैट होती है, और वॉइस मेल होती है। वॉइस मेल जो है वो डिजिटल रिकॉर्डेड मैसेज है, और फैक्स है जिसको फैक्सिमाइल की एब्रीवेशन है। ये टेलीफोनिक ट्रांसमिशन होती है स्कैन प्रिंट मटेरियल की, जिसके अंदर टेक्स्ट और इमेजेस दोनों शामिल होती हैं। इसके अलावा टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है, यानी कि मीटिंग होती है टेली कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। ये एक ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से यूज़र्स जो है डिफरेंट लोकेशन के अंदर होल्ड करते हैं फेस टू फेस मीटिंग बगैर अपनी जगह से मूव किए हुए। और इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफ़र इंटरचेंज, यानी कि EDI, इसमें क्या होता है कि इंटर कंपनी कम्युनिकेशन होती है बिजनेस डॉक्यूमेंट की एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। इसके अलावा इंट्रानेट होता है जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क की काइंड है, और एक्सट्रानेट होता है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कनेक्ट करता है इंटरनल मेंबर को ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल पार्टीज़ के साथ, जैसे कि कस्टमर्स और सप्लायर्स के साथ। और इसके अलावा इंटरनेट बेस्ड वॉइस कम्युनिकेशन होता है, अलाउ करता है यूज़र को कि वो टॉक करें एक दूसरे के साथ।
और इसके बाद फिर वायरलेस कैपेबिलिटीज़, गैजेट्स जो कि फिजिकली कनेक्टेड नहीं हैं, जैसे कि वायरलेस प्रिंटर। नाउ द लेसन नंबर 44, पोल्का का सी यानी कि कंट्रोलिंग। सो कंट्रोल जो है वो मैनेजमेंट फंक्शन है। ये जो है प्रोसेस है रेगुलेट करने का एक्टिविटीज़ को, और एक्टिविटीज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की। सो हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ। सो प्लानिंग कंट्रोलिंग लिंक में प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग है, कंट्रोलिंग है, और दरमियान में जो है वो एश्योरेंस है। सो कंट्रोल क्या है? मॉनिटर करना एक्टिविटी को और इंश्योर करना कि वो कंप्लीट हुई हैं जैसे कि प्लान किया गया। रोल ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल के जो रोल हैं, पहला ये कि कॉप विद अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी जो है वो अनयूजुअल परफॉर्मेंस है, यानी कि मुकाबला करना गैर यकीनी सूरत हाल का, डिटेक्ट करना इरेगुलरिटीज़ का, और वी वुड लाइक टू आइडेंटिफाई योर अपॉर्चुनिटी, और हैंडल करना कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को। सो कंट्रोल एज मैनेजमेंट फंक्शन। सो 3 लेवल्स हैं। सबसे ऊपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, उससे नीचे टेक्टिकल प्लानिंग, टेक्टिकल कंट्रोल, उससे नीचे ऑपरेशनल प्लानिंग, ऑपरेशनल कंट्रोल। सो कंट्रोल प्रोसेस के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को, और दूसरा ये होता है कि हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, और तीसरा जो है क्या है कि क्या मैनेजरियल एक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है। सो कंट्रोल प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हम जो है वो व्हाट एरिया यू वुड लाइक टू कंट्रोल, पहली चीज़ तो ये डिटरमाइन एरियाज टू कंट्रोल, यानी कि व्हाट एरिया यू वुड लाइक टू कंट्रोल। उसके बाद फिर इस्टेब्लिश करना स्टैंडर्ड्स को, मेजर करना परफॉर्मेंस को, कंपेयर करना परफॉर्मेंस को, रिकग्नाइज करना पॉजिटिव परफॉर्मेंस को, और करेक्टिव एक्शन को लेना अगर वो अप टू स्टैंडर्ड नहीं है, और एडजस्ट करना स्टैंडर्ड्स को। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा हाई सेट हो जाता है कि फिर वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और उसके बाद में 5 एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला था इंडस्ट्रियल बेटरमेंट, फिर आया साइंटिफिक मैनेजमेंट, फिर ह्यूमन रिलेशन, फिर सिस्टम रैशनलाइजेशन, देन द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्वालिटी। नाउ द प्राइमरी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, इसके अंदर मार्केट है, फाइनेंशियल है, क्वालिटी एंड इनोवेशन है, ऑटोमेशन बेस्ड है, और उसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑर्गेनिक प्लान है। और मैनेजरियल अप्रोचेस में ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है, ऑर्गेनिक कंट्रोल है, मार्केट कंट्रोल है, एंड क्वालिटी एंड इनोवेशन है। सो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल जो है क्या है, यूज़ करना फॉर्मल सिस्टम ऑफ रूल्स का, रोल्स का, रिकॉर्ड्स का और रिवार्ड्स का, ताकि इन्फ्लुएंस किया जाए, मॉनिटर किया जाए और असिस्ट किया जाए एम्प्लॉई परफॉर्मेंस को। सो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल का मतलब क्या है कि यूज़ किया जाए फॉर्मल सिस्टम ऑफ रूल्स, रोल्स, रिकॉर्ड्स और रिवार्ड, ताकि इन्फ्लुएंस किया जाए, मॉनिटर किया जाए, असिस्ट किया जाए एम्प्लॉई परफॉर्मेंस। सो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी क्या होती हैं? यूज़ किया जाता है डिटेल रूल्स और प्रोसीजर का जब कभी भी ज़रूरत हो, पॉसिबल हो, एक्चुअली जब कभी भी पॉसिबल हो, और टॉप डाउन अथॉरिटी होती है, यानी कि जो टॉप के ऊपर होता है, जो वो बोलता है और हर कोई उसको सुनता है। और एक्टिविटी बेस्ड जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, जो कि प्रिस्क्राइब करता है डे टू डे बिहेवियर को, और एम्फेसाइज होता है एक्सटेंसिव रिवॉर्ड के ऊपर, यानी कि वेजेस, पेंशन, स्टेटस सिंबल वगैरह। और इसके अलावा जो है वो डिस्ट्रस्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये बिकॉज इट इज़ मेड ऑन एजम्पशन। सो डिस्ट्रस्ट जो है वो फीलिंग ऑफ डाउट होती है, और इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशनल जो कल्चर होता है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती यहाँ पे। इसके बाद फिर मार्केट कंट्रोल। मार्केट कंट्रोल जो है वो मेथड है जिसके ज़रिए सीनियर लीडरशिप जो है वो फर्म के अंदर इवेल्यूएट करती है मार्केटिंग प्रोसेस और एफर्ट्स को। सो मार्केट अप्रोच जो है वो मार्केट कंट्रोल जो है ऐसी मैनेजरियल अप्रोच है जो रिलाई करती है मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर रेगुलेट करने के लिए प्राइस जो है वो सर्टेन क्लियरिफाई स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस की, स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विस की। सो ये एम्फेसाइज करता है यूज़ करने के ऊपर एक्सटर्नल मार्केट मैकेनिज्म को, ताकि इस्टेब्लिश किया जाए स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। सो ये यूज़फुल होता है जहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस जो वो डिस्टिंक्ट हो, और जहाँ पे मार्केट प्लेस कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, इतना ज़्यादा हो कि सपोज 15,000 की चीज़ पे सिर्फ 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। और हाउ टू जनरेट मोर एंड मोर प्रॉफिट, सो डिविजन्स को टर्न किया जाता है प्रॉफिट सेंटर के अंदर। उसके बाद फिर ऑर्गेनिक कंट्रोल सिस्टम, यानी कि कैसे लोग जो है वो डील करते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे कस्टमर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के
7। सो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, यूज़ किया जाता है डिटेल रूल्स और प्रोसीजर का जब ज़रूरत हो, और फ्लेक्सिबल अथॉरिटी होती है, और रिजल्ट बेस्ड जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि शो द रिजल्ट, और एम्फेसाइज होता है एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक रिवार्ड दोनों के ऊपर, और हार्नेसिंग जो है ग्रुप कंट्रोल की बेस करती है अजम्पशन के ऊपर कि ग्रुप गोल्स और नॉर्म जो है वो असिस्ट करते हैं अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और यहाँ पर अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की, तो उसको देखा जाता है एज अ वे ऑफ इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप और इंडिविजुअल गोल फॉर ओवरऑल ग्रेड कंट्रोल के लिए। अच्छा, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को देखा जा रहा है किस तरीके से इंटीग्रेटिंग के तौर पे और दूसरी चीज़ों के तौर पे, जबकि वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है वहाँ पे कल्चर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है। नाउ द क्वालिटी एंड इनोवेशन लेवल्स फॉर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और इनोवेशन। सो बिलीफ सिस्टम है जिसके अंदर मिशन और कोर वैल्यू, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर क्रिटिकल गोल्स, इवैल्यूएशन ऑफ फीडबैक है, और इंटरेक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम है, नेटवर्किंग, कंटिन्यूअस सर्च और लर्निंग बेस्ड सिस्टम। नाउ द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल कंट्रोल। सो बजट जो है वो प्रोवाइड करता है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड जिसके अगेंस्ट जो है वो मेजर किया जाता है और कंपेयर किया जाता है रिसोर्सेज की कंजम्पशन को। और कुछ दूसरे भी फाइनेंशियल कंट्रोल हैं जैसे कि इकोनॉमिक वैल्यू एडिड है जो कि रिवील करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक बिजनेस की। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वो रिवील करता है बिजनेस की, वो बेस करती है उसकी रेजिडुअल इनकम पे। सो इकोनॉमिक वैल्यू एडिड जो है क्या है, मेजर है जो कि रिवील करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक बिजनेस की, जो कि बेस करती है उसकी रेजिडुअल इनकम के ऊपर। और मार्केट वैल्यू एडिड है, मार्केट वैल्यू एडिड जो है वो डिफरेंस है करंट मार्केट वैल्यू जो एक फर्म की है उसके दरमियान और जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया इन्वेस्टर ने, यानी दो चीज़ों के दरमियान जो है ये डिफरेंस है। एक तो करंट मार्केट वैल्यू फर्म की, और जो फर्म की करंट मार्केट वैल्यू वो, और जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया इन्वेस्टर ने, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस। सो अब यहाँ पे भी लिखा गया है इनके बारे में, आप इनको चाहें तो रीड कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑटोमेशन बेस्ड कंट्रोल। सो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS का इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रोवाइड किया जाए मैनेजमेंट को नीडेड इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस के ऊपर। सो ऑर्गेनाइज किया जाता है डेटा को मीनिंगफुल तरीके से, और इंफॉर्मेशन जो होती है वो अवेलेबल होती है रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर। सो इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम में। सो टाइप्स ऑफ कंट्रोल, इनपुट के अंदर फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में कंकरेंट कंट्रोल, और आउटपुट के अंदर फीडबैक कंट्रोल। नाउ दी बैलेंस स्कोर कार्ड। अब इसके अंदर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव तो है ही, लेकिन साथ में कस्टमर पर्सपेक्टिव भी कि कस्टमर क्या कह रहे हैं, और इंटरनल पर्सपेक्टिव ये जो है एक्चुअली प्रोसेस पर्सपेक्टिव है। अगर प्रोसेस अच्छा होगा तो कस्टमर जो है वो बाय करेगा। और लर्निंग पर्सपेक्टिव यानी लर्निंग ऑफ एम्प्लॉय जो है ज़रूरी है। लेसन नंबर 45, द ऑपरेशन सिस्टम। सो इनपुट होता है, उसके ऊपर ट्रांसफॉर्म किया जाता है और आउटपुट आता है। सो इनपुट के अंदर लोग शामिल है, टेक्नोलॉजी है, कैपिटल है, इक्विपमेंट है, मटेरियल है और इन्फॉर्मेशन है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है तो फिर आउटपुट आता है गुड्स और सर्विस के फॉर्म में। अब है प्रोडक्टिविटी का फार्मूला क्या है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट से ही आउटपुट हासिल होता है। लेकिन क्वेश्चन ये कि क्या आउटपुट ज़्यादा है, आउटपुट के अंदर इजाफा होता है सिनर्जी की वजह से। सो प्रोडक्टिविटी क्यों मैटर करती है और डिफरेंट काइंड क्या है, तो देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्यों मैटर करती है। इसलिए कि हायर प्रोडक्टिविटी होगी तो लो कॉस्ट होगी, लो कॉस्ट होगी तो लो प्राइस होंगे, लो प्राइस होंगे तो हाई मार्केट शेयर होगा, हाई मार्केट शेयर होगा हायर प्रॉफिट होंगे, और अल्टीमेटली हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही होगा। तो असल चीज़ तो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तक बात पहुँच जाती है। सो काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी पार्शियल होती है और मल्टी फैक्टर होती है। पार्शियल प्रोडक्टिविटी के अंदर इनपुट जो होता है वो सिंगल काइंड एक ही तरह का होता है, क्योंकि मल्टी फैक्टर के अंदर कई सारे इनपुट होते हैं, लेबर भी है, कैपिटल भी है, मटेरियल भी है और एनर्जी भी है। सो क्वालिटी
क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है क्वालिटी की सर्विस में और प्रोडक्ट में, और क्या टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन है। टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होगी, सिस्टम ऑफ क्वालिटी है, इसके अलावा इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं। सो मीनिंग फॉर क्वालिटी, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस जो फ्री ऑफ डेफिशिएंसीज हो, यानी कि 100% ट्रू, और ये वो कैरेक्टरिस्टिक होती है प्रोडक्ट की या सर्विस की जो सेटिस्फाई करती है कस्टमर की नीड को। उसके बाद क्वालिटी रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि रेटर, RATER, जो कि एब्रीविएशन है रिलायबिलिटी, टेंजिबल, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस और एम्पैथी की। सो रिलायबिलिटी R, सो इसका मतलब क्या है कि कितने रिलायबल आप खुद हैं या फिर आपकी सर्विसेज हैं, और एश्योरेंस, एश्योरिटी दी जाए, और टेंजिबल, फिजिकल, टेंजिबल मतलब फिजिकल, कुछ टेंजिबल दिया जाए यानी कि फिजिकल दिया जाए, और एम्पैथी यानी कि डिफरेंस होना और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना। एम्पैथी का मतलब क्या है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो फिर दूसरों को सुना जाए, और रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि कितना क्विकली जो है वो रिस्पॉन्स है। नाउ द ISO 9000, ये क्या है, सीरीज ऑफ इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड है और सर्टिफाइड क्वालिटी प्रोसेसेस। इसका मतलब क्या है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ISO 9000 सर्टिफाइड है तो इसका मतलब ये कि उसने अचीव किया है सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी, और कस्टमर जो है वो डिमांड के अंदर उसकी इजाफा हो रहा है ISO 9000 सर्टिफिकेशन की। अब है आपके सामने HRM प्रोसेस, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है और रिक्रूटमेंट होती है, डी रिक्रूटमेंट भी हो सकती है। उसके बाद फिर सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन के बाद ओरिएंटेशन होती है, ट्रेनिंग होती है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होती है, करियर डेवलपमेंट होती है, और कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स हैं। सो ये जो 3 चीज़ें हैं, जॉब एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, HR सब सिस्टम के अंदर आती है। नाउ द वैल्यू, वैल्यू का मतलब क्या होता है कि समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और वैल्यू चेन, वैल्यू चेन का मतलब क्या है, वैल्यू जो है वो ऐड होती है हर स्टेप के ऊपर। सो वैल्यू चेन जो है वो होल सीरीज है एक्टिविटीज़ की जो कि क्रिएट करती है और बिल्ड करती है वैल्यू हर स्टेप के ऊपर। और उसके बाद है फिर वैल्यू चेन के बाद वैल्यू चेन मैनेजमेंट। सो वैल्यू चेन मैनेजमेंट जो है वो प्रोसेस है मैनेज करने का इंटायर सीक्वेंस एक्टिविटी का, साथ में इंटायर वैल्यू चेन। सो गोल क्या है वैल्यू चेन मैनेजमेंट के, वो ये है कि देयर कुड बी बेटर कोलैबोरेशन, और तमाम जितने भी जो पार्टिसिपेंट हैं वो सर्व करें बेटर, कस्टमर को जो है वो सर्व करें बेटर दी कस्टमर। उसके बाद है फिर मैनेजिंग चेंज। सो इंटरनल चेंज फैक्टर हैं और एक्सटर्नल चेंज फैक्टर हैं। सो मैनेजिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, सो 3 स्टेप का ये प्रोसेस है। यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताई जा रही क्योंकि आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। सो 3 स्टेप्स को आपने समझना है। तो इसके लिए क्या किया जाए, अनफ्रीज किया जाए सिचुएशन को और ब्रिंग चेंज, उसके बाद ब्रिंग चेंज, अनफ्रीज किया जाए सिचुएशन को, देन दी ब्रिंग चेंज, और फिर उसके बाद रीफ्रीज कर दिया जाए। तो ये हुआ लेसन यहाँ पर कंप्लीट। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और ये स्लाइड आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक न मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए और मज़ीद मटेरियल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।